वन शॉट के बाद आपको दोबारा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ये लेक्चर आपके लिए फुल पैकेज होगा जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। व्यवसाय की एक बहुत खास बात है कि एक बहुत गतिशील है, मतलब जहां पर भी ये ई आता है वहां पर उसका मतलब हो गया वो चीज। अब हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका आज के हमारे कक्षा 11वीं के पेस वन शॉट में। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आज के इस वन शॉट के बाद आपको दोबारा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना होगा। ये लेक्चर आपके लिए फुल पैकेज होगा जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चंस अपार्ट, क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहला हमारा मोटिव है कि हम चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में कर दें क्लियर, उसका काम साफ। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपको हालांकि नोट्स के लिए आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जाना होगा, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पर आप पीएस है ना, पेस बैच सर्च करोगे, कॉमर्स वाला पेस बैच ऐसा करके यूपी एंड बिहार बोर्ड पे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री है ये बैच। ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बस आपको लॉगिन साइन अप जो भी आप करोगे वो करना होगा। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत ऐड आते होंगे है ना। तो आप वहां से आराम से लेक्चर देखो, वहां पे कोई ऐड नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप एक यूट्यूब के लेक्चर को देखोगे बहुत ज्यादा ऐड आएगा बीच में। तो आप आराम से ऐप पे जाओ, मैं नीचे लिंक और नोट्स के सब कुछ डलवा दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हो। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस लेक्चर में और हम लोग करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के उभरते तरीके, है ना। व्यवसाय के उभरते तरीके, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब व्यवसाय के उभरते तरीके का मतलब क्या है, इसका मतलब है ना कि बिजनेस करने के नए नए तरीके आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि बिजनेस करने के नए नए तरीके आ रहे हैं। हाँ, अरे जाहिर सी बात है, तुम ही देखो अब पहले बिजनेस कैसे होता था, अब बिजनेस करने का कितना तरीका बदल चुका है। तुम आज के 10-20 साल पहले भी देखोगे, कोविड के पहले भी देखो, तो ऑनलाइन चीजें इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, आप ऑनलाइन इतना पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन अब देखो ना, ठीक 5 साल पहले ही चले जाओ, उतना ज्यादा कोई ऑनलाइन क्रेज नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन का ही है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें, बिजनेस भी ऑनलाइन हो गई, इतना ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन, सब कुछ ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो चुका है। अब तो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं ना। तो ये सब क्यों, क्योंकि सर अब बिजनेस करने के नए नए तरीके आ चुके हैं। पहले इस तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता था। लेकिन आपको पता है क्या, बिजनेस की एक बहुत खास बात है, व्यवसाय की एक बहुत खास बात है कि एक बहुत गतिशील है, मतलब समय के साथ बदलता होता है। ठीक है, बोलते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वैसे ही परिवर्तन ही बिजनेस का भी नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो लोग आपको परिवर्तित कर देंगे। आपको मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने नोकिया फोन तो जानते होंगे आप लोग, है ना, इतना छोटा सा होता था। वो पहले मार्केट का महाराजा था। ठीक है, नोकिया छोड़ के लोग उस फोन को छोड़ के कुछ यूज ही नहीं करते थे। जब एंड्रॉइड आई, एंड्रॉइड ने नोकिया को बोला, नोकिया को देखा पहले, ठीक है, ये तो मार्केट का राजा बन के बैठा हुआ है, इससे डील करते हैं, इससे लड़ना नहीं है, डील करके साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। एंड्रॉइड ने नोकिया को बोला कि नोकिया नोकिया क्या हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं। नोकिया को घमंड था। ठीक है, नोकिया ने बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ का राजा है, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मतलब नोकिया ने ना एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बोला कि मैं एंड्रॉइड नहीं एक्सेप्ट करूंगा, नोकिया अपना है, नोकिया लोगों के पास है, नोकिया लोगों का प्यारा है, तो मैं एंड्रॉइड नहीं चाहूंगा, मैं एंड्रॉइड के बिना रहूंगा। ठीक है, एंड्रॉइड ने भी कहा ठीक है बेटा, आज से 5 साल बाद मिल लेंगे हम लोग, मिल लो। आज देखो एंड्रॉइड कहाँ है लोगों के हाथ में और नोकिया कहाँ है लोगों के साइड में, है ना। फेंका हुआ, कोई यूज भी नहीं करता नोकिया को। तो यही सीन हुआ, क्योंकि देखो बिजनेस करने के तरीके बदले, है ना। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला समय के हिसाब से। आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कैनन और कोडैक का। कोडैक एक कैमरा कंपनी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो कोडैक जो है ना एक कैमरा कंपनी है। ठीक है, कैमरा कंपनी, ये बहुत अच्छे कैमरा बनाती थी, बहुत अच्छे। आपको शायद से पता नहीं होगा, लेकिन पहले ना एक कैमरा में ऐसा रील करके चलता था। अब इंस्टा की रील की बात नहीं कर रहा, ऐसा रील चलता था। ठीक है, इस रील में फोटोज आते थे,
रील बोलते थे इसको, ब्राउन ब्राउन ब्राउनिश ऐसा कलर में होता था पीपीटी के कलर में, ठीक है, कि ये डालोगे ना तभी फोटो क्लिक कर पाओगे। तो कोडैक जो है ना इसको यूज करता था, लेकिन समय के साथ इस रील का जो है ट्रेंड खत्म हुआ कि लोग रील यूज करना बंद किया लोगों ने और डिजिटल कैमरा आने लगे, ठीक है, डिजिटल बैटरी वाले सेल वाले। लेकिन कोडैक बोली कि हम तो इसी कैमरा पे रहेंगे भाई, हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, हम डिजिटल कैमरा नहीं बनाएंगे। लोगों ने कोडैक को छोड़ दिया। मतलब जो बदलना नहीं चाहा लोगों ने उसको बदल दिया कि तुम निकलो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि हर व्यवसाय को परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बिजनेस करने के नए नए तरीके आएंगे, आगे और भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो वही आपको बोलता है कि व्यवसाय के उभरते तरीके, ठीक है, क्या कहता है, व्यवसाय के उभरते तरीके, ठीक है। चलो अब आप आते हो तो देखो क्या बोल रहा है, देखो ई व्यवसाय है ना, ई व्यवसाय, आपने ई कॉमर्स सुना होगा। जहां पर भी ये ई आ जाता है ना, जहां पर भी ये ई आ जाता है, ठीक है, वहां पर सीधा मतलब है, अगर ई कॉमर्स बोलूं, अगर ई बिजनेस बोलूं, तो जहां पर भी ये ई आता है वहां पर उसका मतलब हो गया वो चीज अब इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई बैंकिंग, ठीक है, देखो रुको बताता हूं तुमको, तुमको मैं बताता हूं, देखो ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं, अब ई कॉमर्स तो आप जानते ही होगे, है कि नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो इतनी ज्यादा, ई बैंकिंग, अब तो तुम देखोगे ई पासबुक, ई आधार भी आता है आपके स्टेटमेंट में, है ना, डिजी लॉकर है ना, डिजी लॉकर से आप आधार वगैरह जो डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके रखते हो, वो भी तो ई फॉर्म में है, ठीक है। ई बैंकिंग, ई बिजनेस, जहां भी ये ई शब्द आ गया इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, वहां पर सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ऑनलाइन के माध्यम से होगा। जहां पर भी ये ई शब्द आया है, ठीक है, जहां पर भी ये ई शब्द आया है इसका साफ मतलब है कि बेटा यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली बोलता है इलेक्ट्रॉनिक चलेंगी चीजें, सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकली चलेंगे। समझ में आ रही, यानी कि अब सब कुछ इंटरनेट के, अब इलेक्ट्रॉनिक का सीधा मतलब है या तो वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा या तो वो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर वो इंटरनेट के माध्यम से होगा, ठीक है, या तो वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा या तो वो इंटरनेट के माध्यम से होगा। तो अब जैसा आपको बोल रहा है यहाँ पर, अब जैसा आपको वो बोल रहा है क्लियरली ई बिजनेस, है ना, तो ई बिजनेस का मतलब क्या है, तो सर इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, वाह, इंटरनेट लिखना था। तो ई बिजनेस का मतलब क्या है, तो ई बिजनेस का सीधा और साफ मतलब है कि अब जो है बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, कागजात वाले जो कागज वाले कार्य होते थे वो सब बंद हो गया है। अब देखो ना, हम लोग कुछ खाने भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कहीं भी जाते हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ई जहां भी आता है वो इलेक्ट्रॉनिक की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही बोला, देखो ई व्यवसाय अथवा ई कॉमर्स, ठीक है, ई व्यवसाय अथवा ई कॉमर्स का आशय ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है जिसमें व्यापार से संबंधित, जिसमें व्यापार से संबंधित क्या बोला आगे, सभी वाणिज्यिक क्रियाएं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं, ठीक है, जिससे व्यापार की उत्पादकता और लाभदायकता में वृद्धि होती है। सर उत्पादकता और लाभदायकता का मतलब, तो देखो उत्पादकता का मतलब उसका काम बहुत अच्छे से होगा और उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर कैसे, अब तुम सोचो, तुमको ऑनलाइन चीजें मंगवानी है, तुम फोन खोलोगे, अमेजोन खोलोगे, मीशो खोलोगे, ऑर्डर कर दोगे, कहीं जाने की जरूरत पड़ी नहीं, जाने का समय बचा, हाँ, पैसा बचा, भाड़ा बचा, हाँ। तो बिजनेस को भी तो यही फायदा होता है कि अब क्या है, उसको बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं करनी पड़ेंगी जो वो पहले ऑफलाइन में करता था, उसका भी समय बचेगा, है कि नहीं। कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहा, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा, तो उसको दिखाने का समय, उससे बातचीत करके उसको पूरा बहलाने का समय बचेगा कि ये ले लीजिए, ये बढ़िया है। तो ये सब चीजें बचेंगी, उसका लागत है ना, पैसा भी बचेगा, उसका दुकान कम देर खुलेगा। तो वही चीज है कि उसको फायदा होता है, ठीक है। अब वही बोला कि जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है या इंटरनेट का उपयोग उत्पादों को क्रय और व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाता है तो इसे ई व्यवसाय कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब बिजनेस, ठीक है, जब बिजनेस ऑनलाइन मोड में होने लग जाए, जब बिजनेस ऑनलाइन मोड में होने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई व्यवसाय, ई बिजनेस, ठीक है, समझे।
देखो क्या बोला, जब व्यापार इंटरनेट पर किया जाता है या इंटरनेट का उपयोग उत्पादों का क्रय विक्रय, मतलब क्रय विक्रय मतलब बाई और सेल, ठीक है ना। क्रय और विक्रय का मतलब क्या बोल रहा है, तो क्रय और विक्रय का मतलब हो रहा है बाई और सेल, ठीक है। क्रय और विक्रय का सीधा मतलब बोलता है बाई, ठीक है। यानी कि जब प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन मोड में हो रही हो, ठीक है, और उससे बिजनेस बढ़ रहा हो, तो उसको ई बिजनेस बोलते हैं। हालांकि ऑनलाइन में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, जबकि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री को विशेष रूप से ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। देखो ई बिजनेस अपने में एक बड़ा पार्ट है, समझो, ठीक है ना। और ई कॉमर्स जो है ना उसका बच्चा है, क्लियर, ठीक है। ई कॉमर्स जो है अपने में बड़ा हिस्सा है और ई कॉमर्स उसका बच्चा है। ई व्यवसाय के माध्यम से उत्पादों की बिक्री पारंपरिक विक्रय की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचती है। इसका उपयोग थोक व्यापार प्राप्त करने, ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से क्रय कार्य संचालित करने तथा व्यवसाय की लागत कम करने के लिए किया जाता है। सीधा मतलब तुम इतना समझो कि देखो अब क्या है, मान के चलो एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक बिहार में एक कोई दुकान है, ठीक। पहले ये ऑफलाइन थी तो केवल बिहार के एरिया में पहुंचाती थी सामान, लेकिन अब ये ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, अब ये भी ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल कर रही, तो ये ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर पाएगी, ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर को ट्रीट कर पाएगी, हाँ कि ना। ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर को ट्रीट कर पाएगी, तो वही बोल रहा है ई व्यवसाय के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, हाँ सर, ठीक। अब वही बातें बोल रहा है कि हम लोग इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं, ठीक है, और उससे चीजें ऑर्डर कर लेते हैं। तो पूरा घुमा फिरा के वही बोल रहा है, ई व्यवसाय व्यापार को सरल और आधुनिक बनाने की एक प्रणाली है, जिसमें इंटरनेट की सेवाओं जैसे ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वेबसाइट पे के माध्यम से माल का आदेश, क्रय विक्रय तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ई व्यवसाय के वितरण दो प्रकार से होता है। पहला ऑनलाइन वितरण, जिसमें सॉफ्टवेयर, टिकट, होटल आरक्षण जैसी वस्तुओं की सुपुर्दगी यानी डिलीवरी इंटरनेट पर हो जाती है, ठीक है। देखो समझो ये क्या बोल रहा है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है ना कि ई व्यवसाय, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस दो प्रकार से होता है। अब तुम कहीं गए, तुम्हें कहीं जाना है, लेट सपोज तुम्हें जो है मान के चलो, तुम्हें जो है बिहार से, ठीक है, तुम्हें जो है बिहार से एमपी जाना है। अब तुम्हें एमपी के लिए बस करनी है, ठीक है, तुमने एमपी के लिए बस करनी है, तुमने पेटीएम ओपन किया, तुमने पेटीएम ओपन किया, पेटीएम से टिकट बुक करी, ठीक है, और ये टिकट तुम्हारे फोन में पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी, पेमेंट वगैरह सब कर दिया। ये टिकट आपको प्रिंट नहीं निकालना पड़ा, वहां गए टिकट ऐसे दिखा दिया, काम बन गया, है ना। यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया सर, आपने ऑनलाइन पेमेंट भी किया और ऑनलाइन ही आपको टिकट भी रिसीव हो गया, ठीक है। यानी कि सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। हाँ, हमें फिजिकली कुछ भी मिला, मेरे पास फिजिकली कोई कागज आया, भौतिक रूप में कुछ आया, नहीं आया, नहीं आया ना। दूसरी तरफ तुम देखोगे तो तुम अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, तुमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा, ठीक, तुमने अमेजोन से जो है कुछ ऑर्डर करा, ठीक। अब ऑर्डर करोगे, वो सामान 4 से 5 दिन के बाद तुम्हारे घर पे पहुंचेगा। तुमने ऑर्डर तो ऑनलाइन किया, लेकिन सामान की डिलीवरी, वस्तु की डिलीवरी भौतिक रूप में यानी कि फिजिकल रूप में तुम्हारे पास आ गई, है कि नहीं। तो ये पूरी की पूरी वही बात बोला कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, समझे। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, ई व्यवसाय की कार्य प्रणाली अथवा ई व्यवसाय काम कैसे करती है। मतलब ना ये जो ऑनलाइन बिजनेस है तो चलता कैसे है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले सर्च ऑफ रेलेवेंट वेबसाइट, ठीक है, क्या कह रहा है, सर्च ऑफ रेलेवेंट वेबसाइट, ठीक है। मतलब कि क्या, सबसे पहले जो है खरीदने वाला इंटरनेट पे जाता है। मान लो तुमको जूता खरीदना है, तुम गूगल खोलोगे, है ना, नाइक शूज, पूमा शूज, जैकेट जो भी खरीदनी होगी, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, ढेर सारे लिंक्स आ जाते हैं, वेबसाइट आ जाती है, आप ओपन करके सामान देखने लगते हो। तो वही बोल रहा है सर्च ऑफ रेलेवेंट वेबसाइट। ई व्यवसाय में विक्रेता सबसे पहले इंटरनेट चालू करता है और स्क्रीन पर उपलब्ध सूची में से उस वस्तु का चयन करता है जिसे वह खरीदना चाहता है।
इसके बाद वह सर्च इंजन की सहायता से उपयुक्त विक्रेता या उसकी वेबसाइट की खोज करता है और संबंधित वेबसाइट पर जाकर खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। बड़ा सिंपल था, क्लियर था, इजी भी था, है कि नहीं? कुछ इसमें खास था नहीं। मतलब तुमको समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? मतलब तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तो संबंध वेबसाइट की खोज है ना, तुमको जो खरीदना है तुम उसको ऑनलाइन जा करके सर्च कर रहे हो, सीधी सी बात यही है। तुम्हें जो भी चीजें खरीदनी है तुम उसको ऑनलाइन गए, तुमने उसको सर्च किया, क्योंकि हम लोग गूगल पे एक चीज सर्च करेंगे बहुत सारा कुछ आ जाता है, उसके हिसाब से लिंक ओपन करते हैं। अभी तुम सर्च करो ना, मान लो एक वॉच है ना, कैसियो वॉच, कोई भी कंपनी की वॉच तुम गूगल पे सर्च करो, बथेरे ऑप्शन आ जाएंगे, बथेरे लिंक आ जाएंगे, तुम उसमें से किसी पे क्लिक पे करोगे, जाओगे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, चीजें मंगवा लोगे, है ना? तो ये बोला कि ऑनलाइन ऐसे ही काम करता है कि पहले खरीदने वाला व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाता है, उसको सर्च करता है, ठीक है? फिर वो क्या, जो उसको चाहिए उस हिसाब से वो उस वेबसाइट पे जाता है, यानी कि वेबसाइट में इच्छित उत्पाद अथवा सेवाओं का तलाशना। अब मान लो तुम्हें अमेज़न से चाहिए चीजें, है ना, अमेज़न से, तो अमेज़न पे पूरा ढूंढोगे ये वाला घड़ी है कि नहीं, ये वाली टी शर्ट है कि नहीं, तो तुम पूरा उसकी तलाशी करोगे, ठीक है? तो ई व्यवसाय में ग्राहक सर्च इंजन की सहायता से अपनी इच्छित वस्तु या सेवा की खोज करता है, ठीक है, तथा उससे संबंधित पूर्ण जानकारी इंटरनेट पर देखता है। अभी तुम अमेज़न पे देखोगे लैपटॉप, तो लैपटॉप में क्या-क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में दिया गया होता है, आप देखोगे, है ना? आप जैसे अमेज़न ओपन करो ना मेरे भाई, आप अमेज़न ओपन करोगे, आपको ना लैपटॉप देखना है, कोई भी कुछ भी देखो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में क्लियर लिखा होता है कितना जीबी रैम है, कितना एसएसडी है, टच स्क्रीन है कि नहीं, बैकलाइट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें दी हो गई होती है। फ़ोन का भी देखोगे, तो पूरा तुम उसको क्या करते हो, उसकी पूर्ण जानकारी इंटरनेट पे, अब तुम क्या ऑनलाइन ही देख रहे हो इंटरनेट पे, है कि नहीं? पूर्तिकर्ता के साथ समझौता, हालांकि जो है ना, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है कि तुम समझौता कर पाओ, ठीक है? जो प्राइस है उसी पे मिलता है, तो ये तो पता नहीं क्यों दिया है, फिर भी सुन लो। यानी कि हम लोग करते ना, कभी जा गए बाजार, 50 का है, 40 में दे दो, ये करते हैं ना नेगोशिएशन, मोल भाव करते हैं, तो वही बोल रहा है। तो ये ऑनलाइन में कहाँ होता है मेरे भाई, तुम ही बताओ, ऑनलाइन में तुम कर पाते हो? क्या बोलते हैं हमें, अमेज़न 50 की चीज 30 में दे, अमेज़न बोलेगा हाँ भैया अभी देते हैं, वो बोलेगा 50 से 50 पेमेंट कर, लेके निकल, नहीं लेना निकल जा, है ना, यही बोलेगा अमेज़न। तो क्या है, पूर्तिकर्ता के साथ समझौता, ये तो पगला वाला पॉइंट है, एकदम पगला वाला, है कि नहीं? देखो, ई व्यवसाय में क्रेता आवश्यकता होने पर पूर्तिकर्ता से टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से मोल तोल करके वस्तु या सेवा को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है? अब आता है सीधी बात, जो चीजें तुमको पसंद आएगी तुम उसके लिए पेमेंट कर दोगे, बात खत्म हो गया, है ना? मुझे घड़ी पसंद आई, मैंने घड़ी सर्च किया, गूगल पे मिला, जो अच्छा लगा उसके लिए पेमेंट कर दिया, तो तुम उसका क्या करते हो, पेमेंट करते हो। अब पेमेंट करने के बहुत तरीके हैं, तुम कैश ऑन डिलीवरी, मतलब घर पे आएगा तब पेमेंट करना, ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से कर दो, नेट बैंकिंग कर दो, है ना? तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो तुम उसको पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद 3 से 4 दिन 7 दिन के बाद आपके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचा के चला जाएगा, डिलीवरी कर देगा, है कि नहीं? तो वही बोला सुपुर्दगी। जिन उत्पादों की सुपुर्दगी इंटरनेट के माध्यम से तुरंत की जा सकती है, उनकी डिलीवरी डाउनलोडिंग द्वारा ऑनलाइन टिक होती है, ठीक है? मतलब जैसे देखो, यहाँ पर बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल टिकट्स, ठीक है? एग्जाम्पल मूवी, ठीक है? मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिख दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे रुक जाओ, सबसे बेस्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? मूवी, ट्रेन, बस, है ना, टिकट्स, अब ये सब चीजें तुमको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है तुरंत, एक्सेट्रा। तुमने पेमेंट किया, तुरंत डाउनलोड करने का जो है तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो अब जो चीज तुम्हें ऑनलाइन ही मिलनी है वो तुम्हारे पास तुरंत आ जाती है, लेकिन जो भौतिक रूप से आनी है उसमें समय लगता है, ठीक? तो क्या बोल रहा है देखो, जिसे ऑनलाइन वितरण कहते हैं। अब जिन वस्तुओं की ऑनलाइन सुपुर्दगी संभव नहीं है, मतलब वो, अब तुम सोचो, तुम शर्ट मंगाए, वो तुमको ऑनलाइन शर्ट डाउनलोड करने देगा, है? शर्ट डाउनलोड करके रखोगे कि डाउनलोड कर लिए जाके पीडीएफ निकाल लेंगे शर्ट का? नहीं ना, शर्ट तो आएगा। तो क्या है, जिन वस्तुओं की ऑनलाइन सुपुर्दगी संभव नहीं होगी उन्हें आदेश के बाद कुरियर या विक्रेता द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे भौतिक सुपुर्दगी कहते हैं, ठीक?
खत्म। अब आता है, देखो अब क्या होता है ना कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हमने सब सामने वाले से हमने सामान खरीदा, सामने वाले ने हमको बेचा, कहानी खत्म। नहीं, ये तो तुम अपने नजर से देख रहे हो। एक बिजनेस हमेशा सामान बेचने के बाद, वस्तु को बेचने के बाद भी ग्राहक की मदद करता है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी बोट वगैरह यूज किया होगा, ठीक है, बोट का हेडफोन ये सब, ठीक है, अगर आपने यूज किया होगा तो उनको देखोगे ना आप कि मतलब क्या होता है मेरे दोस्त कि आप सोचो, ठीक है, आप अगर आपने यूज किया है तो वो इतना आगे क्यों है। वो ना कभी प्रोडक्ट खराब हो जाए, आपका आपने खरीदा हो उस प्रोडक्ट को, ठीक है, कभी खराब हो जाए, नहीं चल रहा हो, चार्जिंग प्रॉब्लम है, आप लेके सर्विस सेंटर जाओगे ना, तुरंत वो चेंज कर देगा, या अगर बनाने लायक है तो वो बना के दे देगा, अगर खराब है तो वो आपको दूसरा देगा, कुछ दिन में डिलीवरी आ जाती है कि नहीं। तो ये क्या बेच, देखो क्या हुआ, आपने बोर्ड से तो पहले ही खरीद लिया था, खरीदने के बाद जब खराब हुआ तब तो आप सर्विस सेंटर लेके गए, हाँ सर तभी तो लेके गए, और तब हमें वो दूसरा दे रहा या बना के दे रहा, तो क्या वो विक्रय उपरांत सेवा दे रहा, मतलब विक्रय उपरांत सेवा मतलब बेचने के बाद की सेवा भी दे रहा, हमारी ग्राहक की मदद कर रहा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हमने बेच दिया कहानी खत्म हो गई। नहीं, बोट बेचने के बाद भी अपने कस्टमर का ख्याल रख रही, इसी वजह से बोट अभी इतनी अच्छी कंपनी बनी हुई हो और लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो ग्राहक सेवा देता है, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, बिक्री उपरांत सेवा। इसका मतलब है कि सामान बेच दिया, बिजनेस का रोल वहीं तक खत्म नहीं हुआ, सामान बेचने के बाद भी अगर ग्राहक को कोई समस्या आती, कोई परेशानी आती, तो उसको सुलझाना, उनकी शिकायत को सुनना, वो भी कंपनी का ही काम होता है, ठीक है। तो ई व्यवसाय में कुछ पूर्तिकर्ता ऑनलाइन बिक्री उपरांत सेवा प्रदान करते हैं, जबकि जिन वस्तुओं की यह सेवा ऑनलाइन संभव नहीं होती, उनकी सेवा वर्कशॉप में की जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट बेचने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने बाद भी ग्राहक को अन्य सेवा देना, ठीक है, समझे। चलो आगे। अब बोलता है कि इसका ई बिजनेस यानी जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, इसका स्कोप, इसका कार्य क्षेत्र, तो देखो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल जवाब है। अब तुम ही सोचो ना, तुम अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बिजनेस कर रहे हो, तो तुम केवल दिल्ली के कस्टमर तक पहुंच पाओगे, सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे यही बिजनेस ऑनलाइन है तो तुम ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर पाओगे। मतलब अगर तुम ऑनलाइन नहीं करोगे तो तुम्हारा व्यवसाय का क्षेत्र सीमित है, बहुत कम है, लेकिन अगर तुम ऑनलाइन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बिजनेस करोगे, तो तुम्हारा बिजनेस का जो क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो हाँ जी, वही बात कह रहा है, ठीक है। तो देखो, ई व्यवसाय का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है ना, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है इसका मतलब, ठीक है। ई व्यवसाय में, ई व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यावसायिक व्यवहार जैसे उत्पादन, वित्त, विपणन, कर्मचारी, प्रशासन, प्रबंध क्रियाएं, है ना, जैसे नियोजन, संगठन, ये तो 12th की बात कर रहा है, ठीक है, ये सब शामिल किया जाता है। ई व्यवसाय कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ई व्यवसाय का उपयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यावसायिक सौदों में देखा जा सकता है, जो कि आगे पढ़ेंगे कौन है। तो ये 4 प्रकार के व्यवसाय हैं, ठीक है। सबसे पहला था व्यवसाय से व्यवसाय। देखो ये पढ़ो, तुमको मैं ये बोलता हूँ, तुम इस पे ध्यान दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, बी टू बी लिख रहा है ना, बी टू बी, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, बी टू बी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बी टू बी का मतलब, तो बी टू बी का सीधा मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है सर, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब देखो, जैसा नाम है इसमें पहला भी बिजनेस है, दूसरा भी बिजनेस है ना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, पहला भी बिजनेस है, दूसरा भी बिजनेस है, दोनों के दोनों यहाँ पर कौन है, बिजनेस है ना। मतलब यहाँ पर कस्टमर बीच में नहीं आता, यहाँ पे वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय दो व्यवसाय के बीच में होगा, ठीक है। मान लो दो दो व्यवसाय है, एक तबाही व्यवसाय, एक तबाही बिजनेस है, ठीक है, और एक शांत बिजनेस है, ठीक।
ये दोनों व्यवसाय हैं। अब ये दोनों आपस में ही लेन देन करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे, बीच में यहाँ कस्टमर नहीं आएगा। ये दोनों के दोनों बिजनेस हैं, दोनों के दोनों क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि व्यवसायिक संगठनों के बीच होने वाले लेन देनों को व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन, है ना, यानी कि कहा जाता है। जो ई व्यवसाय का क्या है, जो ई व्यवसाय का प्रमुख भाग है, तथा B2C और C2C लेन देनों की तुलना में इनकी लेन देन राशि अधिक होती है, क्योंकि दोनों बिजनेस है ना, इनका ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखो, मारुति उद्योग, बजाज ऑटो, टैल्को एवं काइनेटिक जैसे बहुत सी संस्थाएं B2B करती हैं। B2B का मतलब क्या है, तो दोनों जो है ना, दोनों पार्टी बिजनेस होंगे, मतलब तुम एक बिजनेस को माल भेज रहे हो, दूसरा बिजनेस तुमको माल भेज रहा है, पैसे भेज रहा है, यहाँ पर कस्टमर नहीं आएगा। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कस्टमर किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, हम कस्टमर, सामने वाला बिजनेस, तो वो B2C हो गया, यानी कि माल का क्रय विक्रय बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो रहा है। यहाँ पर माल का, वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय बिजनेस और बिजनेस के बीच में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नाम भी है B2B, ठीक है। सेकंड आता है आपका क्या, देखो, व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर, क्या बोल रहा है, बिजनेस से कस्टमर कह रहा है, ठीक है, बिजनेस से कस्टमर, यहाँ पर टू भी लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस से वो कस्टमर के पास जाएगा। अब यहाँ पर जो लेन देन होगा ना, वही चीज बिजनेस और कस्टमर के बीच में, मतलब तुम दुकान गए, ठीक है, और तुमने दुकान से कुछ खरीदा, तो यहाँ पर तुम बिजनेस कस्टमर को वस्तु देगा, ठीक है, सामान देगा, और कस्टमर उसको पेमेंट करेगा, यानी कि यहाँ पर कौन है, बिजनेस और कस्टमर बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ो क्या बोल रहा है, व्यवसायिक संगठन और ग्राहकों के बीच होने वाले लेन देन को व्यवसाय से ग्राहक लेन देन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री व भुगतान प्राप्त करती है, तथा ग्राहकों की खरीद और संतुष्टि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखोगे तो भारत में अमूल.com अमूल ब्रांड के उत्पादों को व्यवसाय से ग्राहक के तहत ऑनलाइन बेच रही है, मतलब अमूल तो जानते हो ना भाई, ठीक है, वही चीज। और अभी तुमको कोई चीज, मान लो तुमने स्विगी से ही कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, तुम्हें आने में लेट हो गई, तुम कॉल करके पूछते हो ना, मेरा ये ऑर्डर है, कहाँ पहुंचा, तो कॉल सेंटर के माध्यम से तुम अपनी वस्तु, अपने सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो कि मैंने जो मंगवाया है वो कहाँ अभी तक रह गई है, ठीक है, ये चीज। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आता है ग्राहक से ग्राहक। अब ये क्या है सर, B2B समझ में आ गया, जहाँ बिजनेस और बिजनेस आपस में बिजनेस कर रहे हैं ना। B2C समझ में आ गया, जहाँ बिजनेस और कस्टमर आपस में जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं वस्तुओं की। ये क्या है, C2C। चलो समझाता हूँ, यहाँ पे ना दोनों मतलब बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर है, ऐसा होता है, हाँ होता है। OLX का नाम सुना है, हाँ सुना है। क्या होता है सर, हमारे पास कोई भी पुरानी वस्तु है, कोई पुराना प्रोडक्ट है, साइकिल पड़ी है, स्कूटी पड़ा है, गाड़ी पड़ी है, टीवी पड़ी है, वॉशिंग मशीन है, हम लोग OLX पे डाल देते हैं। खरीदने वाला हमें कॉल करके, हाँ भैया हम ये खरीदेंगे, कितने का दोगे। तुम भी कस्टमर, तुम तो कोई बिजनेस करते नहीं हो, है ना, तुम्हारा तो यूज नहीं है अब उसका, तो तुम बेचना चाह रहे हो। तुम भी कस्टमर, सामने वाला भी कस्टमर, दोनों के दोनों कस्टमर, तुम उसको वस्तु बेच रहे हो, वो तुमको पैसे दे रहा है, तो दोनों तो कस्टमर हुए ना, हुए कि नहीं। तो वही बोल रहा है, देखो, ग्राहक से ग्राहक में लेन देन जो है ना, दोनों पक्ष में ग्राहक होते हैं, और यह उन वस्तुओं के लिए उपयोगी होता है जिनका कोई स्थापित बाजार नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता और क्रेता एक दूसरे से जुड़ते हैं, और लेन देन नकद या वस्तु विनिमय के आधार पर होता है। उदाहरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने कपड़े या पुरानी किताबों की बिक्री। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन है सर, OLX है, कोई कर यही है ना, दो ठो, ठीक है, सिंपल, खत्म हो गई बात। अब आता है लास्ट C2B है सर, ये क्या है, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। तो अब तो तुम समझ गए होगे, देखो जैसे B2B में था, B2B में था कि दोनों बिजनेस थे, आपस में वस्तु का लेन देन कर रहे थे। B2C में था, है ना, एक बिजनेस था, वो कस्टमर से लेन देन कर रहा था। C2C में दोनों के दोनों कस्टमर ही थे। अब ये क्या है, C2B, यानी कि यहाँ पर कस्टमर से बिजनेस की बात कर रहा है ना, या बिजनेस से बिजनेस था, बिजनेस से कस्टमर था, कस्टमर से कस्टमर था, तो कस्टमर से बिजनेस है कि नहीं। तो यहाँ पर ना देखो क्या होता है कि कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर बिजनेस को सामान देता है, और सामने वाला खरीदने का एक समूह। देखो पढ़ो पहले, तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या है। ग्राहक से व्यवसाय, ठीक है,
इसमें क्या है, ग्राहक इकट्ठे होकर स्वयं को एक क्रेता समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इस प्रकार संयुक्त रूप से उनके द्वारा की गई मांग अधिक मात्रा में होने से लेन देन आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है। मान लो तुम चार दोस्त हो, तुम चार दोस्त ने कोई बिजनेस करने का सोचा, ठीक है। तुम लोग चारों मिल करके डिमांड कर रहे हो कि मेरे यहाँ जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल आ रहा मुझे इस रेट पे चाहिए, ये बहुत महंगा है, 40 रुपये बहुत महंगा है, 20 रुपये पे मुझे चाहिए, है ना। तुम सब अगर मिल के डिमांड करोगे तो शायद सुन भी ली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि है ना। देखो जाहिर सी बात है, तुम ही सोचो तुम ही सोचो कि तुम चार लोग मिलकर एक व्यक्ति से डिमांड कर रहे हो। अब वो, तुम यहाँ पर चार हो, वो अकेला है, मार खाने का डर नहीं है उसको, ठीक है, मारेगा पकड़ के, वो चीज नहीं है गधो। ये अकेला है, वो बोल रहा है एक कस्टमर होता, अगर उसको हम सस्ता में भी बेचते, नहीं महंगा में बेचते, वो नहीं मानता तो जाने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कस्टमर से मेरी कमाई जाती। लेकिन यहाँ तो चार चार कस्टमर है, अगर चारों को मैंने नाराज किया तो चारों से मेरी जो कमाई होने वाली है चारों ही चली जाएगी। तो वो इस डर से मान जाता है और इनको प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, ठीक है, वही चीज, समझे। चलो अब आता है क्या, ई व्यवसाय में भुगतान विधि। अब जाहिर सी बात है, हम लोग जब ऑनलाइन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो पेमेंट कैसे होता है सर, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, ईएफटी पता है ना, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, मतलब एनईएफटी और आरटीजीएस के सहारे, नेट बैंकिंग के सहारे भी आप पेमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सीधा मतलब ये होता है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का सीधा मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन, ठीक है, सामने वाले को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, बात खत्म, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें क्रेता बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है। अब जरूरी नहीं क्रेडिट कार्ड ही यूज करे। इस प्रकार की भुगतान प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें आदेश देते ही समय क्रेडिट कार्ड विवरण देकर भुगतान किया जाता है, ठीक है, समझे। अब ई व्यवसाय में कई बार वस्तु की सुपुर्दगी के साथ ही भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर जैसी वस्तुओं में जहां सुपुर्दगी और भुगतान दोनों ऑनलाइन होते हैं। मतलब अब देखो, जब तुम मूवी का टिकट वगैरह बुक करते हो, पेमेंट किए, वस्तु आ गया, समय लगा नहीं लगा, तो ऑनलाइन हुआ ना, ठीक है। तुम मूवी का टिकट बुक करो, कहीं जाने का टिकट बुक करो, पेमेंट करोगे और आपके पास वो चीज आ जाएगी, तो तुरंत हो जाता है ये चीज, मतलब वस्तु प्राप्त करो या पेमेंट करो, वस्तु प्राप्त हो जाएगी, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही बोला, ठीक है। आप तुरंत क्या करते हो, मान लो आपको टिकट बुक करना है, ठीक है, ये रहे आप और आपको ये सिनेमा हॉल से जो है, आपको मेरे दोस्त ये जो है सिनेमा हॉल से टिकट बुक करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसको ऑर्डर दोगे, ठीक है, और पेमेंट आप जैसे ही पेमेंट करोगे वैसे ही वो आपके टिकट जो है आपके मोबाइल पर भेज देगा। तुरंत होता है ना ये चीज, तो वही बोला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आता है, बोल रहा है कि ई कॉमर्स का मतलब, है ना, तो बहुत सिंपल है। ई कॉमर्स का मतलब मैंने पहले ही बताया, जहां भी ई शब्द आ जाता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य तो आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार, रीड करो। ई कॉमर्स शब्द ई इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, जिसका अर्थ क्या है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा इंटरनेट पर होने वाली व्यावसायिक लेन देन से है। मतलब समझ रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तुम पेमेंट कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, बात एक है ना। तो ये ई कॉमर्स, कॉमर्स वाणिज्य का मतलब क्या होता था पता है ना, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखोगे तो क्या बोलता है, दो या दो से अधिक पक्षों के बीच वस्तु व सेवाओं का कंप्यूटर और इंटरनेट तकनीक के माध्यम से होने वाला क्रय विक्रय तथा सेवाओं का आदान प्रदान ई कॉमर्स कहलाता है। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो बताता हूँ। आपने अमेजोन से एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया, ठीक, आपने ऑर्डर कर दिया, इंटरनेट के माध्यम से हुआ, पेमेंट भी ऑनलाइन किया, आपने वस्तु मंगवा ली, पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया, सब इंटरनेट के माध्यम से हुआ, यही तो हुआ ई कॉमर्स, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ई कॉमर्स बनाम ई व्यवसाय, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया था कि ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय का बच्चा है ना। तो देखो ई व्यवसाय और ई कॉमर्स अक्सर समानार्थी शब्द समझे जाते हैं। क्या बोल रहा है, तो इन दोनों को ना अक्सर जो है सेम सेम समझता है, ठीक है, बट सेम सेम बट डिफरेंट। क्या है, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है, बहुत अलग है। एक समझने की गलती भी मत करना लाला, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, देखो ई व्यवसाय और ई कॉमर्स अक्सर समानार्थी यानी कि सेम। समानार्थी का मतलब क्या होता है बाबू, समानार्थी का मतलब होता है कि सेम, ठीक है, सेम शब्द समझे जाते हैं, लेकिन अंतर है इन दोनों में, क्या है, अंतर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ई व्यवसाय व्यापक है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायिक कार्य शामिल है। मैंने क्या बोला था कि ई कॉमर्स नहीं, ई व्यवसाय है ना। ई व्यवसाय का, ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स किसका, ई बिजनेस का बच्चा है। तो वही ई कॉमर्स व्यापक है, ये एमसीक्यू में भी पूछ लेगा। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई व्यवसाय में ना, ई बिजनेस में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। जबकि ई कॉमर्स केवल इंटरनेट पर क्रय विक्रय और पारस्परिक संपर्क तक ही सीमित है। मतलब ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट पर जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट पे जब चीजें खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो वहीं तक है, ठीक है। ई व्यवसाय में उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, उत्पाद विकास, लेखांकन, वित्त और मानव संसाधन जैसे कार्य भी शामिल हैं। समझ रहे हो, मतलब ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन एंट्री कर सकते हो, टैली कर सकते हो। टैली समझते हो, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो तुम लोग जर्नल एंट्री बुक कॉपी पे भी सीख रहे हो, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है टैली, ठीक है। टैली पे तुम जर्नल एंट्री करते हो, ये भी ई बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है, ई व्यवसाय का। ई कॉमर्स ई व्यवसाय का एक लोकप्रिय क्षेत्र है बस, ठीक है, जो फर्म और उसके ग्राहकों या पूर्तिकर्ताओं के बीच इंटरनेट पर पारस्परिक संपर्कों को संभालता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, सीधी सीधी बात, ये जो है ना ई व्यवसाय का बच्चा है, ठीक है। ये क्या करता है, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, ये वाला, ठीक है। ई व्यवसाय ने व्यवसाय के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मतलब कुछ नहीं, पहले सब चीज ऑनलाइन होती थी, अब सब चीज ऑनलाइन होने, ऑफलाइन होती थी, सब चीज ऑनलाइन होने लगी। इसी को क्रांति बोल रहे हैं महोदय, ठीक है। जिससे स्थानीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक व्यावसायिक संबंध स्थापित करना संभव हुआ। मतलब स्थानीय वही ना, अब सोचो ऑनलाइन नहीं होती चीजें तो मैं कहीं किसी अपने घर के आसपास वाले कोचिंग में पढ़ा रहा होता, लेकिन अब ऑनलाइन है तो मैं तुम सबको पढ़ा पा रहा, तुम सब बिहार यूपी एमपी कहाँ कहाँ के कोने से बैठ के पढ़ पा रहे हो, है ना। तो स्थानीय से राष्ट्रीय हुआ ना, तो वही चीज है, ठीक। अब बोल रहा है कि वही इसका मतलब स्कोप, ठीक है। अब बता ही दिया ऑलरेडी, ई व्यवसाय से प्राप्त अवसर। तो ई कॉमर्स से क्या क्या अवसर प्राप्त होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि देखो, भूमंडलीय मतलब ना ई व्यवसाय, ई बिजनेस। अब तुम अगर बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हो तो तुम केवल इंडिया तक सीमित नहीं हो, तुम ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हो। भूमंडलीय मतलब, भू मतलब धरती, धरा, है ना, भू बोलते हैं ना पर्यायवाची शब्द में। और मंडलीय मतलब आप ब्रह्मांड, मतलब आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, इंडिया से यूएसए, इंडिया से रशिया, इंडिया से अमेरिका, कहीं भी तुम, कहीं भी चाइना जापान कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो वही है कि ये व्यवसाय का इसने भूमंडलीकरण कर दिया है, अर्थात व्यवसाय का कार्य स्थल समूचे विश्व तक फैला दिया है। समझ रहे हो, मतलब अब पूरे व्यवसाय में, पूरे विश्व में तुम कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज कह रहा है ये तुमको, डन। सेकंड पॉइंट देखोगे तो अब देखो, बहुत इजी हो गया, तुमको कुछ चाहिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लो, बहुत इजीली सब चीज हो गया है ना। तो देखो क्या है, वस्तुओं का क्रय विक्रय सरल बना दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी हो गया है कि अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जो है जरूरत नहीं है, इजिली तुम ऑनलाइन चीजें खरीद बिक्री कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखोगे तो ई व्यवसाय ने, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, बैंकिंग व धन के हस्तांतरण को व्यापक सुविधाएं प्रदान की है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अभी मुझे अब घर पैसे ट्रांसफर करने हैं, मान के चलो मैं से फोन उठाऊंगा, ठीक है, तुरंत यूपीआई ओपन करूंगा, पैसे भेज दूंगा, खत्म कहानी।
तो इतने आसानी से हम पहले क्या होता था, इतने आसानी से अभी पैसे भेज पा रहे। पहले तुमको बैंक जाना पड़ता था, बैंक गए, एक फॉर्म भरे, तब जाके बैंक के सहारे पैसा जाता था, है कि नहीं? लेकिन अब ये सब बहुत आसान बन गया है, ठीक है। आप कंप्यूटर से बैंक में लेन देन कर सकते हैं, धन का हस्तांतरण यानी कि फंड को ट्रांसफर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब क्या कर सकता हूँ, मुझे मम्मी के अकाउंट में पैसे भेजने, मैं अपने बैंक अकाउंट से मम्मी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दूंगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो सब ऑनलाइन से ही तो हो रहा है ना, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा, आप ई व्यवसाय के माध्यम से संपत्ति संबंधी लेन देन आसानी से कर सकते हैं। फिर वही बात है ना, संपत्ति संबंधी लेन देन मतलब क्या, कि आप किसी को भी बहुत इजीली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को भी, किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं, वही चीज है। तो संपत्ति का ब्यौरा इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त संपत्ति का चयन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो चीज पसंद आई वो खरीदो, जो नहीं पसंद आई उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर आगे देखोगे क्या बोल रहा है, 5वां नंबर, ठीक है। अब देखो इतना ज्यादा ऑनलाइन बढ़ गया है ना कि अब तुम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बीमा जानते हो ना क्या होता है, बताया था, सुरक्षा कवच, ठीक है। ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है कि आपने बीमा कंपनी को कुछ प्रीमियम देना है, आप उसको कुछ पैसे दोगे, बदले में वो आपको एक प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा कवच देगा। मान लो आपने क्या हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो आपकी तबीयत कभी बिगड़ेगी, आपने अगर बीमा कर रखा हो तो आप बीमा कंपनी को प्रीमियम पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। बदले में अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो वो आपको 10 लाख तक का, 5 लाख तक का, जितना आप, जितना उससे क्या पैकेज लोगे उतने का वो आपको कवर देगी। मतलब आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, वो आपने जो उसको पैसा दिया है ना, वो उसी पैसे पे ब्याज दे दे करके वो पेमेंट करेगी, आपको नहीं करना होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, देखो ये व्यवसाय जो है बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न अवसर प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे फिर वही चीज की बहुत आसानी से तुम पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का सहारा लेके, ठीक है। अब तुम यहाँ से विदेश में भी व्यापार कर सकते हो, सिंपल बात है यार, है कि नहीं। इतने सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो फॉरेन से आप कोई भी सामान मंगवा सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इससे विदेशी व्यापार, आयात निर्यात सरल बना दिया है, ठीक है। आप अपने कार्यालय में बैठे बैठे विश्व के किसी देश के व्यवसायी से आयात किए जाने वाले माल के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्यात किए जाने वाले माल के बारे में सूचनाएं दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई है मेरी बात? हाँ सर। अब आगे देखोगे तो क्या बोल रहा है, देखो ई व्यवसाय के माध्यम से मतलब क्या होता है ना, अब जो ई व्यवसाय है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है। तो मान के चलो तुमको कहीं जाना है, कहीं भी तुमको जाना है, ठीक है। यहाँ से अमृतसर जाना है, यहाँ से गुजरात जाना है, यहाँ से लाहौर पाकिस्तान जाना है, ठीक है। बैठे बैठे टिकट कर लोगे। मुझे यहाँ से घर जाना है, मैं बैठे बैठे टिकट कर लूंगा। तुम्हें यहाँ से स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल कहीं भी जाना है, ऑफिस जाना है, तुम बैठे बैठे उबर, रैपिडो को बुक कर लोगे। सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है कि नहीं? तो वही बोल रहा है, देखो ठीक है, क्या कहता है कि इसके माध्यम से परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, तथा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायु यातायात, रेल यातायात, सामुद्रिक यातायात आदि में माल की बुकिंग करना, यात्री निरीक्षण, टिकट प्राप्त करना, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो अब क्या है सर, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, जहां पर लोग ना पैसा लगाते हैं और उनका पैसा रातों रात दोगुना हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अपना पैसा लगाते हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था पे पैसा लगाते हैं, और वो अपने पैसे को देश के साथ बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वैसे वैसे उनका पैसा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सर ये केवल इंडिया के लिए कर सकते, यूएसए के लिए नहीं, यूएसए के लिए भी कर सकते हो। तुम जिस देश में पैसा लगाना चाहो ऑनलाइन के माध्यम से तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही है, समझे। ई व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। आप चाहो तो गूगल के शेयर्स भी ले सकते हो, है ना, अल्फाबेट, एप्पल, आईएनसी, इनके, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ऋण, बॉन्ड, बिल भुनाना, एडीआर, जीडीआर के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है। अब क्या है, अब फिर एकदम समझो, हम लोग सर पेमेंट किए, ठीक है, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भौतिक सुपुर्दगी नहीं होगी, पेमेंट करते हैं तुरंत टिकट मेरे मोबाइल पे आ गया, है ना।
तुरंत आ गया। अब जिसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, मतलब मैंने अमेज़न से शर्ट, जीन्स ऑर्डर करी थी तो वो मेरे घर आएगा, तो उसमें समय लगेगा, तो ये भी इंटरनेट के माध्यम से कितने आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो ये पूरा आपको वही बोल रहा है, ठीक? फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी एवं उत्पादकों को ऑनलाइन वितरण, ठीक है, से जोड़कर एक दूसरे को आपस में निकट ला सकता है तथा उनसे संभावित ग्राहकों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर विक्रय में सहायता कर सकता है, ठीक। अब आता है देखो ऑनलाइन बिजनेस का फायदा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको, पहले ऊपर में नजर डालोगे कि इसका लाभ, ठीक है, तो इसका फायदा हमें क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस करने का, हमें फायदा क्या होता है सर। सबसे पहले विक्रेताओं अथवा व्यवसायियों अथवा उत्पादकों अथवा कंपनियों को लाभ, मतलब तुम्हें यहाँ पर बिजनेस के नजर से सोचना है, ठीक है। मान लो तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हें ये सोचना है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करने से फायदा क्या हो रहा। सर ऑनलाइन बिजनेस करने से तुमको क्या क्या फायदा हो रहा है, तो सबसे पहला हम बहुत सारे क्षेत्र तक पहुंच पा रहे हैं। अगर मेरा दुकान अभी ऑफलाइन में केवल होता तो हम किसी एक क्षेत्र में होते हैं, लेकिन ऑनलाइन कर रहे तो बहुत सारे ग्राहक मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा आ रहा, तो बहुत हद तक हमारा उत्पादन लागत भी कम हो रहा। मतलब उत्पादन लागत मतलब उत्पादन का मतलब होता है वस्तु का निर्माण करना, ठीक है। तो वस्तु के निर्माण में जो खर्च आता है उसको बोलते हैं उत्पादन लागत, ठीक है, कि वस्तु के उत्पादन का खर्च, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमें लोगों का पता होता है कि कौन किस, अब देखो तुम अमेज़न पे क्या होता है, ठीक है, अभी जो है सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या बोट को JBL के हेडफोन का प्राइस नहीं पता होगा, पता होगा। रिलायंस को एयरटेल के पैक का प्राइस नहीं पता होगा, पता होगा। तो आपको इससे बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन भी मिलता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट, अपने वस्तु और सेवाओं की बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, पूरा आपको जानकारी वगैरह सब मिलता है, ठीक। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा। देखो, उत्पादक और वितरक और व्यापार सहयोगियों के साथ जानकारी साझा करना और व्यापारिक खर्चों में कमी, है ना। व्यापारिक खर्चों में कमी मतलब वही उत्पादन लागत में कम होता है, क्योंकि अब देखो जब भी हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो हमारा प्रति इकाई लागत यानी कि हर एक यूनिट को बनाने का खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हम लोग सुनते हैं ना कि ज्यादा खरीद के लाओ, पैसा कम पेमेंट करना पड़ेगा, उनको भी वही फायदा होता है, ठीक है। वो कच्चा माल ज्यादा खरीद के लाते हैं तो उनको सस्ता में मिल जाता है, तो उनको इसी चीज का फायदा होता है, ठीक। व्यापार चक्र की गतिविधि में तीव्रता और दस्तावेजों में शुद्धता, ठीक है। कि देखो क्या है कि अब नया बिजनेस चल रहा है और क्या आपको मान लो ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। मान लो ऑनलाइन पेमेंट करना है सामने वाले को, सामने वाले को ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हो, आपने कोई वस्तु खरीदी थी, पेमेंट करते हो ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाता है जिसको इनवॉइस का नाम देते हैं। तो बहुत आसानी से बिल, एकदम रियल बिल मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने नकली बिल हाथ से बना के दे दिया, सिस्टम जनरेटेड बिल होता है। तो ये आपको वही बोल रहा है, ठीक है, समझे। फिर नए बाजार और नए ग्राहकों, मतलब वही बात बोला ना, नए बाजार और ग्राहकों तक आसानी से पहुंच, ठीक है, और नए व्यापार की संभावनाएं। मतलब पहले तुम किसी एक क्षेत्र में, तुम बिहार के किसी जगह पर तुम्हारा दुकान होगा तो तुम केवल वहीं पे बिजनेस कर पाओगे। अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम केवल वहीं के कस्टमर को सामान बेच पाओगे। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन मोड में बिजनेस कर सकते हो, है ना, तो तुम जो है ऑनलाइन चीजें करोगे। मतलब ऑनलाइन चीजें करोगे मतलब क्या, अगर तुम्हारा दुकान भले ही बिहार में हो लेकिन तुम ऑनलाइन मोड से बिजनेस कर रहे हो, तुम अपना, तुम्हारा सब कुछ अमेज़न पे भी मिलता है, तो तुम दिल्ली के कस्टमर को भी सामान बेच सकते हो, मुंबई के कस्टमर को भी सामान बेच सकते हो। तो नए नए ग्राहक मिल रहे हैं, नया नया बाजार मिल रहा है ना। अब है ना, तो वही चीज, ठीक है। वस्तु सेवाओं उत्पादों की जानकारी, वही चीज, ठीक है, कि कौन ब्रांड की छवि में सुधार, तो ये सब चीज तो पता ही है भाई मेरे, ठीक है, अभी बताया। फिर ग्राहक और सेवाओं संतुष्टि में सुधार तथा ग्राहक संबंधों की मजबूती और अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कमी, ठीक है। तो बिजनेस करने में बहुत सारे कानूनी कागज लगते थे, उन सब में कमी, ग्राहक सेवा और संतुष्टि में सुधार तथा ग्राहक संबंधों की, सीधी बात मतलब समझो ऑनलाइन में क्या होता है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, ठीक है, खाना अभी तक नहीं आया, फोन करके पूछ लेते हो कहाँ है मेरा ऑर्डर, अभी तक आया क्यों नहीं। तो
अगर उसने तुमको जवाब दिया, उसने तुमसे अच्छे तरीके से बात किया, तो तुमको यार ये लोग कितने अच्छे हैं, मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे नज़र में वो बहुत अच्छे बन जाएँगे। तो वही बोल रहा है कि आप ग्राहक सेवा और संतुष्टि में सुधार होता है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, चलो नहीं, कंपनी अच्छी है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ जानना होता है, तो यहाँ के लोग फ़ोन उठाते हैं और हमारे समस्याओं का समाधान देते हैं, ठीक है? तो अभी तो आपने बिज़नेस के नज़र से सोचा, अब आप अपने नज़र से सोचो, समझे? अब आप नहीं, अभी और है थोड़ा-सा, अभी थोड़ा-सा और है, ठीक है? हाँ, और देख लो। तो फिर वही है देखो, संदेशों का यथार्थता, उत्पाद आपूर्ति में तीव्रता और सम्मिलित करना, मतलब वही बात है ना, फिर सेम-सेम बोल रहा है, ठीक है? कुछ नहीं अंतर है। पढ़ लो एक बार क्या बोलता है, देखो, संदेशों की यथार्थता, उत्पाद आपूर्ति में तीव्रता और नए उत्पाद सेवाओं को सम्मिलित करने में आसानी, ठीक है? मतलब हमें जो बात करना है, हम तुरंत मैसेज पे भेज देंगे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, मेल करेंगे, मेल जानते हो ना? तो एकदम जो हमें भेजना था, ठीक है? मान लो, मान के चलो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मान के चलो ये तुम हो, ठीक है? अभी तुम ऑनलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इस बंदे, इस नए वाले बंदे के माध्यम से तुम किसी दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो, ठीक है? तुमने इसको बोला कि जा बोल दे मुझे 5 किलो चावल चाहिए इस वाले भाव पर। हो सकता है बीच में ये भूल जाए, तो तुमने इसको 5 किलो बोला था, वो वहाँ जाके बोलेगा 2 किलो चाहिए, तो मैसेज चेंज हो गया, यथार्थ नहीं रहा। जो इसने बोला था वो तो जाके वो नहीं पहुँचा रहा। इसने बोला था, क्या बोला था? कि मुझे 5 किलो चाहिए, ठीक है? 5 किलो आलू चाहिए, ठीक है? इस रेट पर। ये जाके उसको बोलता है मुझे 2 किलो आलू चाहिए इस रेट पर, ठीक है? तो क्या मैसेज में बदलाव हो गया? सेम मैसेज रहा? नहीं सर, मैसेज में तो बदलाव हो गया। लेकिन अब सोचो, अब अगर ये चीज़ फॉलो ना हो, ठीक है? अब अगर ये चीज़ फॉलो ना हो, ठीक है? अब अगर ये चीज़ फॉलो ना हो, अब ये नहीं जा रहा, अब ये किसी ऑनलाइन मेल-वेल का सहारा ले रहा या मैसेज कर रहा, तो जो इसने इस तक भेजा है एकदम एग्ज़ैक्ट वही मैसेज जाएगा, मैसेज में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये वही पॉइंट बोला, ठीक है? फिर वही चीज़ जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीयकरण, मतलब अब आप एक जगह पर व्यवसाय नहीं कर रहे, आप चाहो तो इंटरनेशनल भी बिजनेस कर सकते हो, लोगों को माल भेज सकते हो, उनसे पेमेंट मंगवा सकते हो, ठीक है? समझे? समझ गए? चलो, अब फिर ढांचागत खर्चों, डाक खर्च, न्यूनतम विक्रय व्यय और बाजार लागतों में कमी। क्योंकि अब मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना? और ज़्यादा कस्टमर होने के नाते हमें प्रति इकाई लागत, यानी कि हर एक इकाई को बनाने का खर्चा, हर एक इकाई को बेचने का खर्चा भी कम हो रहा है। तो वही व्यय में कमी आती है, ठीक है? व्यापार हेतु अधिक समय, कार्यभार में कमी और कर्मचारियों की संख्या में कमी। क्योंकि तुम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, है ना? अब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, मान लो तुम्हारा कैफ़े है, तुमने कैफ़े को ऑफ़लाइन रखा ही नहीं कि कोई मेरे यहाँ आकर के बैठ के खाए। तुम्हारा सिस्टम ही है कि हम बनाएँगे, तुम ऑर्डर करो, तुम्हारे तक पहुँच जाएगा। तो तुम्हें बाहर से लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो बंदा कैफ़े में काम करे उसको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ये भी खर्चा बचा, है ना? तो वही चीज़। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन से गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय में साझेदारी को प्रोत्साहन, मतलब ऑनलाइन अकाउंटिंग करके। अब देखो, हम लोग हिसाब करेंगे तो कहीं न कहीं ह्यूमन एरर हो जाता है, 2-4 2-2 5 भी कभी कर देंगे, लेकिन सिस्टम कंप्यूटर गलती नहीं करेगा अगर तुम उसको इनपुट सही डालो तो, ठीक है? मतलब अगर तुम ऑब्वियस बात है, अगर तुम कंप्यूटर को 2 + 2 करने दोगे तो वो तो सही देगा ना 4। अब तुम बोलोगे कंप्यूटर 2 + 3 करो, तो वो 4 कहाँ से दे देगा? तब तो वो 5 ही देगा। अगर तुम उसको इनपुट सही डालोगे तो वो भी तुमको आउटपुट सही देगा, ठीक है? और व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि और समग्र दक्षता में सुधार, ठीक है? मतलब उसको अवसर मिला, नए-नए कस्टमर मिले, ठीक है? यही सारी चीज़ें बोला, ठीक? अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। अब आगे पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, अब तुम अपनी नज़र से देखो, ठीक है? अभी तो तुमने बिज़नेस के नज़र से सोचा, अब तुम कस्टमर के नज़र से सोचो। तो कस्टमर के नज़र से सोचेंगे, अब हमें कुछ खरीदना होता है, हम लोग पूरा एक फ़ोन खरीदना है, 2-3 फ़ोन नज़र में रख लेंगे, यूट्यूब पे 10-15 वीडियो देख जाएँगे, जो सबसे बढ़िया लगेगा मँगवाएँगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि यही लीजिए, आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद आ रहा, आप अपना समय लेकर वस्तु की खरीदारी कर रहे हो। हाँ जी, तो वही है, जो आप चाहते हो वांछित वस्तु और सेवाओं का चयन, पसंद, तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा, ठीक है? तुलना कर पाते हो।
घर बैठे ही वस्तु का क्रय और बार बार बाजार आने जाने समय की बचत। ये तो बहुत पहले बता दिया मैंने कि बैठे बैठे ऑनलाइन कर लोगे, बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या, अब तो बिस्किट टॉफी भी चॉकलेट भी मंगवाना है, बैठे बैठे ब्लिंकिट कर दो, घर पहुंच जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब चीज है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा जैसे क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन भुगतान, मतलब अब आपको कैश भी रखने की जरूरत नहीं होता है ना। हम लोग कहीं जा रहे हैं, कैश का गिरने का डर है कि पैकेट से गिर जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट रखो, क्रेडिट कार्ड रखो, उसी में पैसा स्वाइप करेंगे, यूपीआई करेंगे, पेमेंट हो गया, कहानी खत्म होगी। ठीक। बाजारों की समय भौगोलिक सीमा का विस्तार और किसी भी समय वस्तु खरीदने की सुविधा। रात में अचानक से 1-1:30 बजे भूख लगी, फोन उठाए, स्विगी किया, ऑर्डर कर लिए, खाना आ गया। कभी भी जब मन तब ऑनलाइन, हर टाइम, है ना। 24 घंटे आपको, आपके लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होती है, वही बोल रहा है। ठीक है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का लाभ, छूटों की जानकारी, विकल्पों की उपलब्धि और मध्यवर्ती व्यक्ति संस्थानों की समाप्ति। मतलब देखो, अब हमें कंपटीशन मिलता है ना, कैसे, क्योंकि हमें पता है मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है अगर ऑनलाइन है तो। अभी क्या बोला, एयरटेल को जियो का प्राइस नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। ठीक है। बोट को JBL के हेडफोन्स का प्राइस नहीं पता होगा सर, बिल्कुल पता होगा। ठीक है। तो उसको ये सब लाभ मिलता है, समझ रहे हो, उसको क्या ये सब लाभ मिलता है। ठीक। फिर उसको छूट की, डिस्काउंट चल रहा है वो भी पता लगेगा कस्टमर को, तो वही सारा फायदा है। ठीक है। अब आगे पढ़ोगे तो देखो क्या बोल रहा है, ई व्यवसाय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन। मतलब हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसको सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर। इसको सफल बनाने के लिए, मतलब मान लो तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा। सर सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, इन सब के माध्यम से, है ना। ये सब नहीं होंगी, मान लो कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तुम ऑनलाइन बिजनेस कर लोगे, कतई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले तुमको एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए। ठीक। तो देखो, समूची ई कॉमर्स प्रणाली कंप्यूटर हार्डवेयर प्रणाली पर आधारित है। यह प्रणाली जितनी अधिक क्षमता वाली होगी, ठीक है, ई व्यवसाय प्रणाली उतनी ही अधिक सक्षम होगी। ठीक है। मतलब जितना अच्छा कंप्यूटर सिस्टम होगा, यदि ऐसा नहीं है तो इंटरनेट सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकेगी। मतलब जितना अच्छा अपडेटेड कंप्यूटर आपके पास है, उतना बढ़िया से आप, उतने सही तरीके से आप अपना व्यवसाय कर पाओगे। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो यदि ऐसा नहीं है तो इंटरनेट सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आओगे, सेकंड आता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। मतलब आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझते हो सर। हार्डवेयर क्या होता है सर, जो हार्ड होता है। सॉफ्टवेयर क्या हुआ होता है, जो सॉफ्ट होता है। नहीं, सॉफ्टवेयर मतलब समझते हो आपके i3 वगैरह सुना है, लैपटॉप वगैरह में होता है i3, i5, i7, 12th जनरेशन, है ना। ये सब क्या है, ये सब एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर है। ठीक है। मतलब ये सब कंप्यूटर को, सिस्टम को स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से चलाने में मदद करता है। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतना बढ़िया आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा। ठीक है। तो कंप्यूटर उपकरण पर स्थापित सॉफ्टवेयर भी इतना अधिक सक्षम होना चाहिए जो आवश्यक संपर्क व संबंध स्थापित कर सके। यदि कंप्यूटर पर डाले गए प्रोग्राम उच्च कोटि के नहीं हैं तो इसे ई कॉमर्स की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मान लो तुम्हारा कंप्यूटर आज से 20 साल पुराना है ना, जो पहले यूज होता था, वो वाला कंप्यूटर तुम इस्तेमाल कर रहे हो अभी 2025-26 के टाइम पे, क्या हालत होगा, तुम्हारा बिजनेस चलेगा? वो तो चल ही, कंप्यूटर ही नहीं चल पाएगा, बिजनेस से छोड़ दो। ठीक है। तो वही है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, वरना बिजनेस पे हानि होगी। ठीक है। प्रभावी दूरसंचार प्रणाली, मतलब अब देखो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में पता है कि बहुत दूर दूर पे बिजनेस हो रहा है। मैं दिल्ली में बैठ के बैंगलोर पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे मैं दिल्ली में बैठे बैठे उन तक बातें कर सकूं। अब जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें फोन कॉल ज्यादा नहीं होता, उसमें ईमेल का यूज होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक संप्रेषण बोलते हैं, है ना। क्योंकि ईमेल, इस देखो फोन पे बात करोगे, अभी तुमने किसी से कुछ बोला, सामने वाला मुकर सकता है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मान लो तुमने फोन पे बिजनेस किया कि मुझे 20-40 टीवी चाहिए, मुझे दे दो। ठीक है। हो सकता है सामने वाला मुकर जाए, बोले कि आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कभी, क्या मुझे 20-40-15 टीवी चाहिए। हो सकता है ना सामने वाला मुकर जाए, क्या भरोसा। लेकिन अगर ईमेल करोगे तो ईमेल आपने टाइप करके भेजा तो ये प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने देखो ये भेजा था। ठीक है। तो वही बोला, ई कॉमर्स को सफल क्रियान्वयन के लिए
प्रभावी दूरसंचार का होना परम आवश्यक है। ठीक है, यह तभी संभव है जबकि जब ईमेल प्रणाली तथा इंटरनेट संपर्क प्रणाली प्रभावी हो। ठीक, फिर आ रहा है इंटरनेट सर। अब जाहिर सी बात है, बिना इंटरनेट कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा मजबूत इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ई व्यवसाय अस्तित्व ही इंटरनेट सेवा पर आधारित है। अगर यही नहीं होगा तो कहाँ से होगा भाई? इंटरनेट के बिना हो पाएगा? नहीं। अगर इंटरनेट नहीं होता, 5G 4G नहीं होता, तो क्या आज इतना ऑनलाइन बिजनेस हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, अब चलो मान लो तुमने सब तो सोच लिया, तो तुम्हें एक अपना वेबसाइट बनाना होगा। मतलब मान लो तुमने एक अपना बिजनेस खोलने का सोचा कि मैं ऑनलाइन में अपना बिजनेस करूंगा। ठीक है, या फिर छोड़ो, तुम्हारा एक रेस्टोरेंट पहले से है, तुमने बोला मैं अपने रेस्टोरेंट का अपना वेबसाइट बनाऊंगा। तो तुम्हें पहले अपना वेबसाइट बनवाना होगा। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपर आते हैं, उनको फीस दे के आपको वेबसाइट बनवाना होगा। ठीक है, जिसपे लोग ऑर्डर करेंगे, जहां से तुम पेमेंट लोगे, वो चीज है। ठीक है, तो ई कॉमर्स के उपयोग में वेबसाइट पेज का सबसे अधिक महत्व है। इसे होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस वेबसाइट को विकसित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें संबंधित उत्पाद सेवाओं की विशेषताओं, सेवा शर्तें, मूल्य आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी हो, उपस्थित हो। ठीक है, मतलब मान लो मैंने वेबसाइट तो बनाया अपने रेस्टोरेंट का और उसमें डाला ही नहीं, मेन्यू कार्ड नहीं डाला कि ये सामान कितने का है, ये वाला डिश कितने का है। वेबसाइट बनाने का फायदा क्या? तुम जितने भी वेबसाइट देखते हो, अमेज़न, सैमसंग, लेनोवो, पूमा, नाइक, इन सब के वेबसाइट पे देखोगे तो प्रोडक्ट की जानकारी लिखी होती है। ये जूता है, कितने का है, कब बना है, कब ये है ना? सब कुछ लिखा होता है। तो जब भी आप अपना वेबसाइट बनाओगे तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको भी बताना होगा कि ये वस्तु कब बनी है, इसकी विशेषता क्या है, इसका प्राइस क्या है ना? कहाँ बना है, ये सब आपको बताना होगा। ठीक है? तभी तो वो देख करके खरीदेंगे ना। ठीक, और लास्ट, प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता। मतलब आपको ऐसे कस्टमर, ऐसे लोग चाहिए जो इंटरनेट समझते हो, जो ऑनलाइन बिजनेस को समझते हो कि हाँ ये काम कैसे करता है, तभी तो जाके वो व्यवसाय में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ई कॉमर्स के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी का होना आवश्यक है। प्रशिक्षित कर्मचारी जहां एक और ई व्यवसाय के कुशल संचालन में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यह ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करके एवं उन्हें उचित सलाह देकर सौदों व लेन देन का निपटारा कर सकते हैं। मतलब देखो, जिनको समझ होगा, जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, जिनको पता होगा कि कैसे हमें कस्टमर से बात करना है, कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो तो अच्छे तरीके से। अब जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको तो बात करने ही नहीं आएगा ना। तो इसलिए बोला कि वैसे एम्प्लॉय चाहिए, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। अब क्या आता है? व्यवसायिक लेन देन। ठीक है, बोल रहा है व्यवसायिक लेन देनों की सुरक्षा। अब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, इसकी सुरक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, कि कैसे सुरक्षित है क्या? तो बिल्कुल है। देखो, ई व्यवसाय और ई कॉमर्स में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा संबंधी जोखिम भी, जैसे संदेश का रोक टोक या दुरुपयोग, नकली ग्राहक, क्रेडिट कार्ड की चोरी, बनावटी व्यापारी और ग्राहक विवरण का दुरुपयोग। ठीक है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन खतरों पर ध्यान देना आवश्यक है और सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। मतलब देखो, जाहिर सी बात है, अब देखते हो आता है ना आरबीआई का कॉल, यदि कोई आपसे ओटीपी मांगे तो आप उनको ओटीपी ना दें, ये ना करें, वो ना करें, एटीएम का पिन किसी को ना बताएं। तो ये सब आपको बताया गया होता है कि आपको ये सारे काम नहीं करने हैं अगर आपको ट्रांजैक्शन सेफ रखना है तो। बहुत सारे वेबसाइट से अगर तुम चीजें ऑर्डर करोगे तो क्लियर लिखा होता है कि हम कोई भी लिंक नहीं देते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा करके, या हम कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करते, हम पहले ही पेमेंट लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बताती है कि अगर कोई हमारे नाम से आपसे कैश ऑन डिलीवरी मांग रहा है तो वो गलत है, हम नहीं है, वो गलत है, वो फ्रॉड है, वो गलत है, आप गलत जगह पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको भी पता लगेगा, उसको भी पता है कि हमने आपको बचा दिया। अब अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, कर दिया, तो मतलब आप फ्रॉड में फंस गए। ठीक है, वही चीज। अब देखो क्या बोल रहा है, व्यवसायिक लेन देनों का सौदा की सुरक्षा तो कैसे किया जा सकता है? ऑथेंटिकेशन, प्रामाणिकता अथवा सत्यता। ठीक है, मतलब पहले पूरा जांच पड़ताल कर लो, जहां से मैं
कपड़े जहां से मैं वस्तु मंगवा रहा, जहां मैं पेमेंट कर रहा, वो असली ही है ना, नकली तो नहीं है ना। पूरा जांच पड़ताल कर लो, ठीक है, तब पेमेंट करो। तो वही बोल रहा है कि प्रलेखों के प्रेस, क्या बोल रहा है देखो, प्रलेखों के प्रेषक की प्रामाणिकता से जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि छल कपट की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। ठीक है। गोपनीयता, देखो अब क्या है, मान लो जैसे बोलता है ना आरबीआई, कि आरबीआई कभी आपसे ये चीज नहीं मांगता, आरबीआई कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता, आरबीआई कभी भी आपको ये चीज नहीं बोलता। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो सावधान रहे, वो गलत है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो आरबीआई का नहीं है। अब आरबीआई बोलता है, अब जैसे बोलता है ना बैंक पे, ठीक है, कि कभी भी अपने बैंक एटीएम पिन किसी से शेयर ना करे। और अगर कोई बंदा फोन करके बोल रहा है कि हाँ मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप हमें अपना एटीएम पिन बता सकते हैं क्या, तो इसका मतलब वो गलत है, वो क्या है, अनाधिकृत व्यक्ति है। और उसको मैं एटीएम पिन बताऊंगा तो वो एटीएम पिन तो सीक्रेट होता है, बस मुझे पता और किसी को मैं बता नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं सीक्रेट बात क्यों शेयर करूं। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है, अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा संदेश की विषय वस्तु की जांच नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं बताना चाहिए। ठीक है, सत्यनिष्ठा, ठीक, समझे। अब देखो अब क्या बोल रहा है, उपयुक्त शब्द पासवर्ड के बिना संदेश में परिवर्तन किया जाना संभव होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, देखो बैंक भी अभी क्या होता है ना, कि आपका अगर अकाउंट होगा तो आपके मेल पे बैंक स्टेटमेंट भेजता होगा, उसमें पासवर्ड डालना होता होगा। ठीक है, आप पासवर्ड डालोगे ना, और पासवर्ड बैंक बता देती है कि आपका पासवर्ड ये है, वो बैंक खुद बताती है। आप जब करोगे तभी जाकर के आप वो स्टेटमेंट ओपन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये चीज तो कितना सही है। मान लो किसी और के यहाँ, अब तुम्हारी स्टेटमेंट, बैंक में बहुत पैसा है और बैंक ने स्टेटमेंट भेजा तुम्हारे मेल पे, पता चल रहा है कि भाई साहब आधा पैसा तो वही, मतलब ऐसे ही खुल गया, बिना पासवर्ड डाले वो स्टेटमेंट खुल रहा है, किसी ने देखा पूरा पैसा हैक करके निकाल लिया। तो ये चीज नहीं करना है। ठीक है, तो उपयुक्त शब्द पासवर्ड के बिना संदेश में परिवर्तन किया जाना असंभव होना चाहिए। ठीक है, प्राप्ति का अस्वीकृत होना। ठीक है, अब देखो मतलब क्या बोल रहा है, कि संदेश का प्रेषक, प्रेषक कौन होता है, ठीक है, प्रेषक जो भेज रहा है। मान लो मैं तुमको कुछ मैसेज भेज रहा, मैं तुमको कुछ चीजें भेज रहा, तो मैं प्रेषक हुआ। ठीक है, तो संदेश का प्रेषक संदेश से जुड़ा होता, मैंने तुमको कोई मैसेज भेजा तो मैं उससे जुड़ा हूं। ठीक है, प्राप्तकर्ता संदेश की प्राप्ति से इनकार नहीं कर सकता। अब मैंने मान लो मोनू को कुछ भेजा मैसेज, ठीक है, तो वो मना कर देगा कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मैंने भेजा ही उसके लिए, तो वो उसके लिए है ना। तो वही बोला कि प्राप्तकर्ता उसके की प्राप्ति से इनकार नहीं कर सकता। समझे। चलो, अब आ रहा है ई व्यवसाय से लेन देन की सुरक्षा के उपाय, कि तुम कैसे अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है, तो वही बात है, रूप बदलना, एनक्रिप्शन कर दो। ठीक है, इसका अर्थ है क्या, डाटा भेजी जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली सूचना का गुप्त कोड में बदलना, ताकि बीच में कोई अनाधिकृत व्यक्ति इसे पढ़ ना सके। ठीक है, गुप्त कोड को केवल सूचना भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही जानता है। मतलब मैंने भी क्या बोला, बैंक मेल भेजती है, मेल पे भेजती है स्टेटमेंट। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट को खोलने के लिए पासवर्ड क्या है, वो सिर्फ बैंक जानती है और तुम जानते हो, बीच में कोई व्यक्ति नहीं जानेगा। तो इससे क्या है, वो जान रही, तुम जान रहे, और कोई जान नहीं रहा, तो वो स्टेटमेंट को और कोई खोल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। डिजिटल हस्ताक्षर, अब देखो डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है ना, कि मतलब तुमको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे एक साइन होता है, वो डिजिटल किया हुआ है, मान लो जैसे मेरा है, ठीक है, तो ये डिजिटली साइन होगा। अब मैंने आपको कुछ भेजा है तो उस पैसे ऑलरेडी पहले से साइन बना होगा। ठीक है, वो साइन बना है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है, वो नहीं है तो वो नकली है। ठीक है, तो देखो डिजिटल हस्ताक्षर संदेश के प्रेषक की पहचान प्रमाणित करने और संदेश की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक संदेश के साथ डिजिटल प्रमाण पत्र संलग्न, मतलब लगा होना आवश्यक होता है, जो भेजने वाले की पहचान की पुष्टि करता है। अब जैसे कि तुम ही देखो, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कॉलेज कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, बैंक कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, तो वहां पे बैंक के ब्रांच मैनेजर का ना डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, ब्रांच मैनेजर का क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा, जो कि प्रूफ देगा कि ये मैसेज, ये स्टेटमेंट बैंक की तरफ से ही आया। अगर नहीं है तो ये फ्रॉड है, गलती है, कोई मेरे साथ छेड़खानी करने का ट्राई कर रहा, फ्रॉड करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये चीज। फिर आता है आपका कुंजी विधि, यानी कि की मेथड।
मतलब क्या है, तो देखो लेन देनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए गुप्त कुंजियों का उपयोग किया जाता है। जिसके पास यह कुंजी होती है वही सूचना पढ़ सकता है, वही चीज, ठीक है। मतलब एक ऐसा चीज होगा, एक ऐसा की होगा जो आप उसमें लगाओगे, उसमें पुट करोगे तभी जाके वो ओपन होगा, वरना नहीं होगा। और जिसके पास वो की होगा केवल वही उस मैसेज को पढ़ पाएगा, ठीक है। वही वाला पासवर्ड वाला खेल कि बैंक ने आपको पास स्टेटमेंट भेजा, वो पासवर्ड उसको पता है, आपको पता है, आप इस स्टेटमेंट में पासवर्ड डालोगे तभी वो खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। ये चीज बोलता है। डन। अब देखो, अब बोल रहा है ई व्यवसाय अथवा ई कॉमर्स के विकास अथवा विस्तार में बाधा। तो मतलब अब देखो, आप तो सुन रहे हो कि ये इतनी अच्छी चीज है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है ना, इसको फैलाने में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही इस बिजनेस में। तो प्रॉब्लम आती है, कई बार लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है। कई बार लोग भरोसा नहीं करते, इनके पास वित्त यानी कि पैसों की कमी हो जाती है, ठीक है। हो सकता है पेमेंट कई बार अटक जाता है, फ्रॉड वगैरह का, साइबर सिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं। तो वही बोल रहा है, देखो ये व्यवसाय अभी शैशव काल में है, अतएव इसके विकास और विस्तार में अनेक बाधाएं आ रही हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के विकास अथवा विस्तार में प्रमुख बाधाएं कुछ ऐसी हैं। तो सबसे पहली बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा भुगतान संबंधी है, ठीक है। हालांकि तरह तरह की भुगतान विधियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर उपलब्ध हैं, लेकिन धोखाधड़ी व हैकिंग से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली है ना। होता है ना, हम लोग पेमेंट करने से, कहीं भी पेमेंट करने से डरते हैं। क्यों? हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जाए, हो सकता है पैसा ले ले सामान ना दे, कुछ हैकिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला दिक्कत तो पेमेंट का ही आता है कि फ्रॉड होने का, हैक होने का, ठीक है, ये चीज। दूसरा, ई व्यवसाय टेलीफोन लाइनों पर आधारित है। अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां टेलीफोन सुविधा का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अभी भी देखो बहुत सारे ऐसे गांव हैं अपने इंडिया में जहाँ पे इंटरनेट की सेवा नहीं पहुंच पाई है, धीरे धीरे पहुंच रही है। तो जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहाँ ये चीज नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। जहाँ लोग फोन नहीं यूज करते वहाँ ये नहीं चल पाएगा। वही। तीसरा आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर व डिजिटल सर्टिफिकेट की मान्यता सभी देशों में अभी नहीं है, अतः सूचनाओं की सत्यता की जांच करना कठिन हो जाता है। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे मैंने तुमको मैसेज भेजा, उस पे डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो वो एक प्रमाण है कि हाँ मैंने ही भेजा, किसी दूसरे ने नहीं। तो इसका जो है ना, इसको अभी भी बहुत लोग नहीं मानते हैं कि ये गलत है, ये नहीं है। तो जहाँ पे लोग नहीं मानेंगे इसका तो कोई वैल्यू नहीं। मान लो मेरे साइन को कोई नहीं मानता है ना कि मेरा ही साइन है, तो मेरा साइन का वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे एक सीए का साइन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उनके साइन की वैल्यू, अगर उनके साइन को लोग इनकार कर देंगे तो फिर उनके साइन की वैल्यू नहीं रहेगी। तो वही चीज बोल रहा है, ठीक। उचित कानूनी ढांचे के अभाव में इसके विकास में बाधाएं आती हैं। मतलब अभी बहुत सारे कानून सही नहीं है, ठीक है। और यह कारोबार इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। अभी भी बड़ा भौगोलिक, वही बात अभी बताया कि बहुत जगह पर इंटरनेट और टेलीफोन नहीं पहुंचा है, इस वजह से यह बिजनेस अभी भी फैल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इसका भविष्य बोल रहा है, ठीक है। इसके भविष्य के बारे में बात करता है, ठीक। तो देखो, यद्यपि आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में हम वांछित उपलब्धि हासिल नहीं कर सके हैं। इसका प्रमुख कारण है इंटरनेट के मूल ढांचे के विकास में कमी, आम व्यक्ति तक कंप्यूटर्स की पहुंच नहीं, समय, कानून अथवा नीतिगत निर्णय अभाव इत्यादि, ठीक है। मतलब कि वही है कि हाँ देखो, अभी जो है हम लोग ई व्यवसाय ना हमारा बढ़ रहा है। मतलब अभी हम लोग विकासशील हैं, ठीक है। हम लोग ई बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, पूरे तरीके से नहीं बढ़ा है, अभी बढ़ने के कगार पे, मतलब आगे जाके और बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि अभी उभर रहा है, ठीक है। इसलिए तो चैप्टर का नाम है उभरती व्यवसाय पद्धतियां, इसलिए नाम है, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, अभी पूरे तरीके से आए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कानून हैं और ऐसी चीजें हैं जिससे व्यवसाय थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे इन प्रॉब्लम को हटाया जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि इंडिया अभी भी इन सब चीजों में थोड़ा सा पीछे है। भारत में 18 अक्टूबर 2000 से सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 प्रभावी हो चुका है। साथ ही साथ ई व्यवसाय के लिए उचित वातावरण भी तैयार हो चुका है। आज हम इन गिने चुने देशों की श्रेणी में हैं जहां साइबर कानून लागू है। इस कारण से आज इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है तथा ये दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप किसी भी भारतीय न्यायालय में मान्य होंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और पत्राचार ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मतलब सीधे बोल रहा है कि अब हम लोग
धीरे धीरे इस कगार पे है जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन कर लेंगे, है ना। जैसे डिजिटल बोलता है, डिजिटल इंडिया, तो हम लोग इस डिजिटल इंडिया पे पहुंच जाएंगे जहाँ सारी चीजें ऑनलाइन हो। जो हम लोग चाइना से कंपेयर करते रहते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, अभी समय है, ठीक है। तो वही उसके भविष्य के बारे में जो है बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ये मैंने आपके लिए ऐसे दिया है, आप इसको ना ये पढ़ लेना, ठीक है। मैंने इसके लिए ये आपको ऐसे करके दिया था, ठीक। चलो, अब आता है देखो सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण। मतलब सेवाओं का बाहर स्रोतीकरण का मतलब क्या होता है? बाहर स्रोतीकरण देखो सीधा मतलब है ना कि बहुत सारे बिजनेस बोलती है, बहुत सारी बिजनेस बोलती है कि हमारा जो मेन काम है हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स का काम गाड़ी बनाना है ना, गाड़ी का निर्माण करना, टायर बनाना नहीं। तो टाटा मोटर्स बोलती है हम गाड़ी और गाड़ी का पुर्जा बनाएंगे, टायर हम कहीं और से बनवा करके खरीद लेंगे, क्योंकि हमारा वो मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है देखो, इसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? व्यवसायिक संस्था के बाहर से सेवाएं प्राप्त करना, अपने बिजनेस के बाहर से वो सेवा लेंगे, ठीक है। यह व्यवसाय को कुशल, मितव्ययी और विशिष्ट सेवाओं का लाभ प्रदान करने में मदद करता है, जैसे विज्ञापन या कुरियर सेवा, ठीक है। अब देखो कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग बिजनेस जो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो वो अपना विज्ञापन विज्ञापन समझते हैं, जो टीवी पे ऐड आता है वो खुद नहीं करते हैं, वो दूसरी एजेंसी से मार्केटिंग करवाते हैं। क्योंकि देखो अब एजेंसी अपने काम में उस एक्सपर्ट है। तुम ही सोचो, अब सीए जो है उसको तुम अकाउंटिंग करने दोगे तो वो ज्यादा अच्छे से अकाउंटिंग करेगा, साइंस वाले को अकाउंटिंग दो, बैंड बजा के रख देगा। तो वही जो विज्ञापन करता है, जो एडवर्टीजमेंट करता है, तुम उसको काम दे रहे हो अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट के लिए। तो तुम अपने बिजनेस का काम दूसरी सेवा दूसरों से ले रहे हो, है ना, अपने व्यवसाय की सेवा बाहर से ले रहे हो। तो यही है बाह्य स्रोतीकरण, ठीक है। बाहरी सेवाओं के उपयोग से व्यवसाय अपना ध्यान मुख्य कार्यों पर केंद्रित कर सकता है, ठीक है। यही कि वो अपने मेन काम पर फोकस करना चाहता है और विकास एवं विस्तार में आसानी से कर सकता है, ठीक। मतलब वो अपना मेन काम खुद करेगा, और जो उसका मेन काम नहीं है वो दूसरों, है ना, बाहर की तरफ की, भाई तुम ये काम मुझे करके दो। अब जैसे कि मान के चलो बोट का काम है हेडफोन्स वगैरह बनाना, विज्ञापन करना नहीं, तो वो विज्ञापन का काम दूसरों को दे रखी है, हेडफोन वगैरह उसका जो मेन काम है वो उस पर करती है, बोलते हैं हम हेडफोन बढ़िया बनाएंगे। विज्ञापन तो हमारा वो संभाल ही रहा है, मार्केटिंग तो वो संभाल रही है, ठीक है। तो यही चीज हो जाता है। इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है, सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण, तो गुणवत्ता पर आधारित विशिष्ट सेवाएं, है ना, मतलब क्वालिटी पर बेस्ड होता है अलग अलग सर्विस। अगर आपको एडवर्टीजमेंट कराना है तो आप एडवर्टीजमेंट एक संस्था के पास जाए जो केवल एडवर्टीजमेंट, जो केवल विज्ञापन का ही कार्य करती हो, ठीक है। तो सेवाओं का बाहर क्या बोल रहा है देखो, सेवाओं का बाह्यकरण गुणवत्ता पर विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। एक कंपनी एक ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है जिसके कारण उन सेवाओं में विशेषता प्राप्त हो, ठीक है। मतलब अब एक सीए ऑडिट टैक्स इन सब का ही काम देखता है ना, तो वही चीज एक कंपनी केवल एक ही कार्य करती है और वो एक काम को वो हमेशा हर बार वही करते रहती है, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाती है। तुम ही सोचो अगर तुम दिन रात, है ना, तुम दिन रात बीजीएमआई पबजी खेलोगे तो एक्सपर्ट हो गए हो ना। तो वो भी अगर अपना काम डेली डेली दिन रात हर दिन वही कर रही है तो वो उसमें विशेषज्ञ हो जाती है, स्पेशल बन गई है, ठीक है, एक्सपर्ट हो गई है। इससे सेवा की गुणवत्ता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसे विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो अब जो एक ऐसी एजेंसी है, मतलब विज्ञापन एजेंसी मतलब ऐसी संस्था जो कंपनी का एडवर्टीजमेंट प्रचार करती है। अब वो दिन रात हर अलग अलग कंपनी का प्रचार करती, तो उसको पता है मुझे कौन सी कंपनी का कैसे विज्ञापन करना है कि नहीं। तो वही बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरा आपका आता है क्या, सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना। अब वही चीज, ठीक है, कि इसमें क्या बाहरीकरण के अंतर्गत व्यवसायिक उपक्रम के बाहर से सेवाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि तुम देखोगे तो आपने ये सब का नाम सुना है, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, ठीक है। ये सब स्पेशली डिलीवरी के लिए हैं, ये सब स्पेशली सामान डिलीवरी के लिए, कुरियर के लिए स्थापित की गई, इनका और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो जो बिजनेस अपना
सामान बाहर बाहर दूसरे दूसरे जगहों पर भेजते हैं, तो वो यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं और इसके सहारे अपने कस्टमर तक वस्तु पहुँचाते हैं, ग्राहक तक, ठीक है ना? तो ये सब ऐसी एजेंसी है कि नहीं? जो अब देखो, ये तो बिज़नेस के अंदर नहीं है, वो मान लो कोई एक किताब बनाने वाली कंपनी है जो किताब बना-बना के बेचती है, ठीक है? तो अब उसका किताब पूरे इंडिया में ही जा रहा है, ठीक है? बन रहा है लखनऊ में, जा रहा है पूरे भारत में, तो उसके लिए तो उसको इस डिलीवरी का यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं? और ये स्पेशली डिलीवरी करने का ही काम करती है, तो यही बोल रहा है, सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना, ये सेवा संगठन यानी कि बिज़नेस के बाहर है, ठीक है? अब सेवाओं का सस्ता स्रोत, ये सस्ता होता है, सस्ता क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये केवल एक प्रकार की सेवा दे रही है ना? तो ये उसी प्रकार से चार्ज करती है, ये सारी सेवाएं तो नहीं दे रही है। तो देखो, बाहरी सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, इसका कारण यह है कि एक ही प्रकार की सेवा को बड़े स्तर पर प्रदान किए जाने से यह सेवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती है। अब जैसे मान लो, मैंने तबाही बुक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया, मेरी कंपनी, और मैं बुक डिलीवर करूंगा हर जगह, ठीक है? मैंने डीटीडीसी को अपना पार्टनर रखा और डीटीडीसी 10-15 राज्य स्टेट में जो है बुक्स भेजेगा। अब इतने सारे कस्टमर को भेजेगा, तो जाहिर सी बात है ना, बड़े पैमाने पर मैं बिजनेस कर रहा, मेरी लागत ऑटोमेटिकली कम हो गई। मैंने बताया था प्रति इकाई लागत, है कि नहीं? तो अगर तुम बहुत ज्यादा एक बार में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो, तो तुम्हारा खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो इनको ज्यादा पेमेंट नहीं देना पड़ता। उदाहरण के लिए देखो, यदि संपूर्ण साइकिल एक ही स्थान पर निर्मित करने के स्थान पर उसके पुर्जे पार्ट्स अलग अलग स्थानों से क्रय करके उनको जोड़कर साइकिल तैयार की जाए, तो वो अपेक्षाकृत काफी सस्ती होगी, ठीक है? समझे? पढ़ लेना ये उदाहरण। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आता है उद्यम की कुशलता में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, तुम अपना मेन काम, तुम सोचो, टाटा मोटर्स का काम गाड़ी बनाना है, वो बस गाड़ी बना रही है और किसी चीज पे उसका ध्यान नहीं है, तो वो अपना काम को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेगी। तो वही बोल रहा, उपक्रम से बाहर सेवाएं प्राप्त करके जहां एक और उद्यमी अपना सारा समय अपने व्यवसाय के विकास पर केंद्रित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर उसकी कुशलता में भी वृद्धि होती है, ठीक? सेवाओं की सस्ती विधि अभी जस्ट बताया, ठीक है? ये वाला कि क्या होता है, बड़े पैमाने पर बिजनेस करने से आपको सेवाएं सस्ती मिल जाती है, ठीक है? और लास्ट आता है आपका क्या इसमें, व्यवसाय का संवर्धन। मतलब व्यवसाय बहुत ज्यादा बड़ी बनती है धीरे धीरे, ठीक है? देखो, आधुनिक व्यवसाय इन सेवाओं के बिना तरक्की नहीं कर सकता। अब आज के जमाने में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना एडवर्टीजमेंट, बिना मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मतलब अपना प्रचार करना कि हम बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। अब आज के समय में जो मार्केटिंग नहीं करेगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि उसके बिना तरक्की नहीं कर सकता। बाहरी साधनों से सेवाओं को प्राप्त करके किसी भी व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है, ठीक है? उदाहरण के लिए, विज्ञापन एवं प्रचार वाली एजेंसी का उपयोग करके कोई संस्था आम जनता को अपने उत्पादों की विशिष्टता तथा गुणवत्ता के बारे में जागृत कर सकती है ना? इतना सारा ऐड देखते हो टीवी पर, पेपर पर, रोड पर, ये सब क्या, ये सब एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है। अब अगर कोई कंपनी मान लो आईफोन, अपना फोन बना दिया उसने, और कभी बताएगी नहीं कि हम आईफोन 17 प्रो 18 प्रो लेके आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा, तो खरीदेगा कौन? ऐसे अब खरीदेगा नहीं तो उसका बनाना बेकार, तो ऐसे तो बिजनेस फेल हो जाएगा, है ना? तो इसके बिना बिजनेस अधूरा है, इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता पूरा, ठीक है? वही चीज बोल रहा है, ठीक? समझे? चलो आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि सेवाओं के बाहर स्रोतीकरण की आवश्यकता, क्या जरूरत है और इसका फायदा या इसका महत्व, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें बिजनेस अपने मुख्य कार्य पर ध्यान दे पाता है, वो अन्य गतिविधि बाहर से सेवा ले लेता है जो उसको सस्ता भी पड़ता है, और बिजनेस अपने मेन काम पे फोकस कर पाती है, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट उसी में होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, प्राप्त सेवाएं गुणवत्ता एवं विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण, ठीक है, श्रेष्ठ एवं अधिक उपयोगी होती है। मतलब अब देखो, जाहिर सी बात है, टाटा मोटर्स को टायर नहीं बनाने आता, उसको नहीं पता टायर कैसे बनेगा, है ना?
तो वो कैसे टायर बनाएगा? वो कहीं न कहीं खराब, क्योंकि उसको आता ही नहीं है, तो वो कहीं न कहीं टायर उतना अच्छा नहीं बना पाएगा। लेकिन तुम अगर ऐसी कंपनी को ही टायर बनाने दोगे जो केवल और केवल टायर ही बनाती है, एमआरएफ, जेडएलएक्स, सीएट, है ना? टायर वाली कंपनी है। तुम उनको टायर बनाने के लिए दो, तो वो पक्का बढ़िया टायर बनाएगी, क्योंकि विशिष्टीकरण का लाभ मिला। क्योंकि वो वही काम करती है और तुम उनसे वो काम करवाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो काम अच्छा ही करके देंगी, ठीक है? तो इसमें क्या फिर प्राप्त सेवाएँ अपेक्षाकृत मितव्ययी होती हैं, मतलब सस्ती होती हैं, ठीक है? यदि इन्हीं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के अंदर पृथक विभाग अथवा विभागों की स्थापना की जाए, तो वे अत्यंत महंगी पड़ेंगी। मतलब अब मान लो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा अपनी कंपनी के लिए, प्रचार वगैरह करवा रहा, दूसरे से करवा रहा, तो बड़े पैमाने पे होगा तो सस्ता। अब मुझे अपने कंपनी में ही करना होगा ना, तो पता है एक विभाग बोला जाता है, डिपार्टमेंट, ठीक है? एक बिजनेस में अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? तो मुझे अलग से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठाना होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे लोग रखने होंगे, लोगों को सैलरी देनी होगी, फिर मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो डबल-डबल खर्च है मेरा, सैलरी दो उनको, प्लस उस पे खर्चा दो, है ना? अब एजेंसी के पास क्या होगा, तुमको एक ऐसे बताता हूँ, देखो, ठीक है? जैसे कि ये व्यक्ति हुआ, इसका बिज़नेस है कोई, ठीक है? अब ये सोच रहा है, ठीक है, कि मैं क्या करूँ? मेरा बिज़नेस का एडवर्टाइज़मेंट मैं खुद करूँ या मैं दूसरे से करवाऊँ? देखो, तुमको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है? अब ये बोलता है अगर मैं इस एजेंसी के पास जाऊँगा, ठीक है? अगर मैं इस एजेंसी के पास जाऊँगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं एजेंसी के पास जाऊँगा, इसको इसकी फ़ीस दे दूँगा, ये लोग अपना काम खुद कर देंगे। बट अगर मैं एक डिपार्टमेंट अपनी ही कंपनी में बनाऊँगा, तो इस डिपार्टमेंट में मुझे लोगों को रखना होगा, है ना? मुझे लोग रखने होंगे। अब ये लोग मेरी कंपनी में काम करेंगे, तो इनको सैलरी देनी होगी। सैलरी के बाद एडवर्टाइज़मेंट में जो खर्चा आएगा वो अलग। तो ज़्यादा खर्चा किधर है बोलो? सस्ता किधर है? सर सस्ता तो इधर ही पड़ रहा है, क्योंकि इनको बस एक फ़ीस दे दो, जितना ये मांगे उतना फीस दे दो, उस फीस में से ये एडवर्टीजमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट लगाओ, लोग को हायर करो, उनको सैलरी दो, उनके काम के लिए पैसे दो, है ना? तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, समझे ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है आपका दोस्त, क्या? तीसरा, सेवाओं के, इससे क्या होता है, व्यवसायिक आंतरिक प्रबंध अपने अन्य कार्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे सकती है। समझे? मतलब कि क्या बोल रहा दोस्त, सीधी बात, कि आपने अपना फालतू काम तो दूसरों को दे दिया, मतलब जो आपके हाथ में काम है ही नहीं, आप वो दूसरों से करवा रहे हैं, आप अपने मेन काम पे फोकस कर रहे हैं, है ना? तो क्या बोल रहा है, देखो, आंतरिक प्रबंध अपने अन्य कार्यों से बेहतर ढंग से ध्यान दे सकता है ना, मतलब वो अपने मुख्य कार्य पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा बिजनेस, ठीक है? अब देखो, अब क्या है, अब जो काम मेरा है ही नहीं, मैंने वो दूसरे को दे दिया, तो उसके लिए मुझे अलग से लोग रखने की जरूरत नहीं, अलग से विभाग नहीं रखना पड़ेगा, तो इसका खर्चा बचा, है कि नहीं? तो देखो, व्यवसायी को सेवाओं के बाहरी स्रोतीकरण के लिए कारण संस्था में उनकी संरचना की स्थापना पर निवेश नहीं करना पड़ता, ठीक है? क्योंकि मैं तो वो काम ऑलरेडी बाहर से करवा रहा, तो मुझे अपने बिजनेस में वो लगाने की जरूरत नहीं, है ना? ठीक। पांचवा और छठा, नहीं समझे, देखो, जैसे एडवर्टाइजमेंट वाला ही काम अब मैं दूसरे से अगर करवा रहा, तो मुझे अपने बिजनेस में वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट लगाने की क्या जरूरत? मैं मार्केटिंग अगर दूसरी कंपनी से करवा ही रहा, दूसरी एजेंसी से, तो मुझे अपने बिजनेस में वो अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगाने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तो वही चीज, ठीक है। देखो, सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण व्यवसाय पर स्थायी भार नहीं है, ठीक है? अपितु अपितु उनसे किसी भी समय मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? जब भी आवश्यकता हो इन सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब देखो, अब आपने देखा ना, एडवर्टीजमेंट वाला जो काम था, मैंने तो दूसरे को दिया, ठीक है? मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरा काम किया, हम दोनों का रिश्ता खत्म, फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो मेरे बिज़नेस का तो पार्ट नहीं है जो मुझे हर टाइम चलाना ही पड़ेगा, नहीं ना? मुझे जब-जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको पैसे दूँगा, वो मेरे लिए एजेंसी काम कर देगी, है कि नहीं? प्रचार कर देगी। तो वो मेरा स्थायी भार नहीं कि मुझे हर बार चलाना पड़ेगा कंटिन्यू। मुझे जब-जब ज़रूरत लगेगी मैं उसके पास जाऊँगा, उस एजेंसी को पैसे दूँगा, वो मेरे लिए एडवर्टाइज़मेंट कर देगी, ठीक है? बाहरी सेवा प्रदान करने के लिए संस्था अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होती है, ठीक है?
इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं अधिक विश्वसनीय, प्रभावी, त्रुटि रहित और भेदभाव रहित होती है। मतलब अब जो कंपनी एडवर्टीजमेंट ही करते आ रही, जैसे डीटीडीसी, ये सब कंपनी डिलीवरी ही करते आ रही, तो इनको पता है ना भाई मुझे मेरा काम कैसे करना है, ये गलतियां नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होती हैं, विशिष्टीकरण प्राप्त करी होती हैं, और ये अपने कामों में बहुत रेयरली गलतियां करती हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है कि सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के प्रकार। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? सबसे पहला वित्तीय सेवाएं। वित्तीय का मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो कंपनी अपने बिजनेस के लेखांकन को, पैसों की जितनी जिम्मेदारी है वो बाहर सौंप देती है कि तुम देखो, जैसे सीए को दे दिया, सीएस को दे दिया, कानूनन काम सारा कंपनी का, जितना कानूनन काम होता है ना, कंपनी का निर्माण कानूनन काम है, वो सारा कानूनन काम सीएस को दे दिया। जितना पैसा एंट्री है ना, बैलेंस शीट वगैरह का काम है, सब सीए को दे दिया, क्योंकि वो कंपनी खुद नहीं कर सकती, सीए उसी के लिए पढ़ा है, वो वही काम करता है, तो वो ज्यादा बेहतर से करेगा, है कि नहीं? तो देखो, वित्त किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त है। वित्त सेवाएं बाहरी स्रोतों से संस्था को यथा समय और कम लागत पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने में सहायक करती है। ठीक है, उदाहरण बैंक ऋण, लीजिंग, ये चीज। सबसे पहला प्रतिभूतियों का अभिभोगन। मतलब देखो, जब कंपनी, ठीक है, जब कंपनी अपना शेयर, शेयर समझते हो ना, शेयर मार्केट में लेके आती है, ठीक है, तो कुछ कंपनी को ना भरोसा नहीं होता कि क्या सारे लोग मेरे शेयर्स को खरीदेंगे। जिन कंपनी को ये भरोसा नहीं होता ना, वो एक प्रतिभूतियों का अभिगोपन यानी कि अंडर राइटर को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर क्या करता है? अंडर राइटर एक बंदा होता है जो कंपनी को बोलता है तुम शेयर लाओ, अगर 90% से कम लोग इसको खरीदेंगे तो जितने बचे रहे वो सारे शेयर्स मैं खरीदूंगा। और क्योंकि ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि तुम्हारे बचे हुए शेयर्स को मैं खरीदूंगा, तो मैं इस पर कमीशन लूंगा, अगर बिक गए तो भी, नहीं बिके तो शेयर्स लूंगा, है ना? तो ये एक बंदा होता है। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर एक बंदा होता है जो कंपनी को गारंटी देता है कि तुम्हारे बचे हुए जितने शेयर्स होंगे, अगर लोग नहीं लेते हैं तो वो मैं लूंगा, ठीक है, और बदले में कमीशन लूंगा। ठीक है, तो प्रतिभूतियों के अभिगोपन का अर्थ है किसी कंपनी के अंश या ऋण पत्र बेचने की गारंटी देना। ठीक है, इसे करने वाली संस्था को अभिगोपक कहते हैं, जो कमीशन लेता है। ठीक है, और बिक ना पाने वाले अंश या ऋण पत्र स्वयं खरीद लेता है। ठीक, दूसरा आता है फैक्टरिंग सुविधा। अब देखो, फैक्टरिंग सुविधा का मतलब क्या है? ठीक है, समझे? देखो क्या बोल रहा है, फैक्टरिंग सुविधा क्या है? वह सेवा है जिसमें कोई वित्तीय संस्था व्यवसाय की बकाया बिक्री राशि को तुरंत नकद में खरीद लेती है। ठीक है, और बदले में व्यवसाय को तुरंत धन उपलब्ध कराती है। ठीक है, मतलब जैसे क्या है, जैसे मान लो कि वह सेवा जिसमें कोई वित्तीय संस्था व्यवसाय का बकाया बिक्री राशि, ठीक है, मतलब आपने कोई सामान बेचा था, ठीक है, समझो बात को, क्या बोल रहा है, ये समझो पहले। ठीक है, जिसमें कोई वित्तीय संस्थान व्यवसाय की बकाया बिक्री राशि, अकाउंट्स रिसीवेबल, जो उसको रिसीव होना था, ठीक है, उसको वो तुरंत कैश में दे करके खरीद लिया। मतलब मान लो तुमने किसी को पैसे दिए थे, तुमने किसी को पैसे दिए थे, ठीक है, कि मेरा ये काम कर दो, उसने अभी तक नहीं किया, तो उसका सेवा बकाया है ना? तो तुम उसको पैसे देके खरीद लो, और बदले में व्यवसाय को तुरंत धन उपलब्ध, मतलब कि क्या हुआ कि भाई पैसा देके खरीद लिया, मुझे उसको पैसा मिल गया, है ना, ऐसा करके। लास्ट होता है मर्चेंट बैंकिंग। अब मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है कि जब कंपनी शेयर मार्केट में आती है ना, तो एक बंदा होता है जो कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लाने में जो मदद करता है, बीच में उसको पैसा उठाने में जो मदद करता है, निर्गमन करवाने में, अंशों का निर्गमन करवाने में, कंपनी का पंजीकरण यानी कि इनकॉर्पोरेशन करवाने में जो सारी सहायता करता है, वो ये करता है। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर कंपनियों के, क्या बोल रहा है, कंपनियों के पूंजी निर्गमन में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे आवेदन पत्र तैयार करना, हस्तांतरण की औपचारिकताएं, ठीक है, पूरी करना, अभिगोपक रजिस्ट्रार का प्रबंध करना, प्रतिभूतियों की सूचीकरण और प्रचार करना। ठीक है, मतलब कोई कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है, सर आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब अगर कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रही है, ठीक है, तो उसका जितना सारा काम होता है वो कौन देखता है? सर ये, ठीक है, मर्चेंट बैंकर, बदले में मर्चेंट बैंकर इसकी फीस लेता है। ठीक, फिर लास्ट आता है आपका अंशों का पंजीकरण। मतलब वही शेयर्स को रजिस्टर्ड करना, जो कि रजिस्ट्रार करता है, आरओसी करती है, ठीक है ना।
तो वे फर्म जिन्हें निर्गमन रजिस्ट्रार टू इशू के नाम से जाना जाता है, वे आवेदन पत्रों, आवंटन, हस्तांतरण के पंजीकरण आदि में व्यवहार करती है तथा कंपनी को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है, मतलब उनके शेयर्स को रजिस्टर करती है। ठीक है, अब आता है लास्ट डिपोजिटरी, है ना। डिपोजिटरी क्या है? तो ये ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनी के शेयर्स को अपने पास ऑनलाइन रूप में रखने के लिए वादा करती है और बदले में ब्रोकरेज फीस लेती है। ठीक है, यानी कि दलाली बीच में, मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट से वो लोग, अगर देखो मैं हूं स्टॉक मार्केट से मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे शेयर्स कहाँ रखेंगे? पॉकेट में नहीं ना, बैंक अकाउंट में नहीं। उसके लिए एक अलग खाता होता है, डीमैट खाता, जहां पे शेयर्स रखे जाते हैं। तो ये डीमैट खाता की सुविधा मुझे ये डिपोजिटरी प्रदान करता है और बदले में मुझसे कुछ ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, दलाली चार्ज, दलाल जिसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो खत्म। अब दूसरा आता है एडवर्ट, विज्ञापन सेवा, मतलब वही विज्ञापन वाला बात। ठीक है, कि विज्ञापन एजेंसी क्या करती है? विज्ञापन करेगी कंपनी का। कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, आप उस एजेंसी को जाके बोलो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये खासियत है, इसका एडवर्टीजमेंट करना है, देख लो कैसे होगा। ठीक है, तो वो अपने दिमाग लगाती है कि इसका एडवर्टीजमेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे, ये एजेंसी का ही काम होता है। ठीक है, तो क्या बोला देखो, विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन का प्रारूप तैयार करती है, बाजार सर्वेक्षण करती है और विभिन्न माध्यमों से प्रचार करती है। ठीक है, एजेंसियों के माध्यम से किया गया विज्ञापन अधिक प्रभावी, व्यापक और मितव्ययी होता है। ठीक है, समझे, मतलब सस्ता होता है, क्योंकि ये बता दिया कैसे सस्ता होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अमूल अपने दूध डेयरी उत्पादों के लिए टीवी और सोशल मीडिया पर विज्ञापन करवाता है। ठीक है, विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से किया गया विज्ञापन अधिक श्रेष्ठ, व्यापक, प्रभावी और मितव्ययी होता है। फिर वही बात। ठीक है, कुरियर वाला ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बहुत लोग कुरियर सेवा देते हैं, क्योंकि देखो हर बिजनेस अपना सामान नहीं भेज पाएगी, है ना। उसके पास कहाँ लिंक है, उसके पास कहाँ गाड़ी है कि वो ये सामान यहाँ से वहाँ भेजे, नहीं। वो सामान बना देती है और वो एक कुरियर सेवा को हायर कर लेती है कि मैं इसी से सारा सामान को इधर उधर यातायात के सहारे में दूसरे जगह पर भेजूंगी। ठीक है, तो वैसी कंपनी जो कुरियर सेवा प्रदान करती है वो है। ठीक है, तो कुरियर सेवाएं क्या करती है? पत्र, पार्सल और पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करती है और निजी कुरियर कंपनियां डाक विभाग की तुलना में तेज, कुशल और सस्ती सेवाएं सर नहीं, निजी कंपनी सस्ती तो नहीं देती है, महंगी ही देती है। ठीक है, सस्ती नहीं देती है भाई। ठीक, निजी कुरियर कंपनियां स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें ना, सबसे फास्ट डिलीवरी, अब तुम देखोगे तो बहुत सारा है, ब्लू डार्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत से कंपनी है, तुमने देखे होंगे, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, शैडो फैक्स। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट, और ये बहुत जल्दी सामान को जो है ना पहुंचा देती है। अगर तुम सरकारी कुरियर का इस्तेमाल करोगे तो 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग जाए, लेकिन इसमें 3 से 4 दिन के अंदर में, इसमें प्राइवेट निजी कंपनी में 3 से 4 दिन के अंदर में सामान पहुंच जाता है जहां भी आप भेजना चाहोगे। ठीक है, और फिर होता है लास्ट, ग्राहक सहायता सेवा, मतलब अब देखो कई बार कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी होती है ना कि वो जो, मतलब जैसे बोट है, ठीक है, बोट, तो तुमको क्या लगता है, तुम बोट में कॉल करते हो कि मेरे प्रोडक्ट में खराबी है तो बोट वाले उठाते हैं? नहीं, इसके लिए बोट ने अलग से लोगों को हायर कर रखा है, अलग जगह है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि जो भी मेरे कस्टमर तुम्हारे पास कॉल करे उनके प्रॉब्लम को सुनना, समझना और हमारे तक पहुंचा देना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना तो समय नहीं है, हम लोग हेडफोन बनाते हैं, ईयरबड्स बनाते हैं, हमारा कहाँ है कि हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसके लिए हम तुमको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है। देखो, ग्राहक व्यवसाय का मूल आधार है। जब ग्राहक को, ठीक है, जब ग्राहक को कोई समस्या हो, जैसे उत्पाद खराब हो गया, ठीक है, या भुगतान में दिक्कत, जानकारी चाहिए, तो व्यवसाय उसे समाधान प्रदान करता है। ठीक है, इसमें शिकायत निवारण, मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, पूछताछ का जवाब देना और बिक्री के बाद की सेवा शामिल है। ठीक है, समझे, समझे, हम लोग कई बार करते हैं ना, हम लोग अमेज़न, अब तुम ही सोचो, अमेज़न से हमने कुछ मंगवाया, ठीक है, तो वो तो पर्टिकुलरली अमेज़न से नहीं आ रहा, अमेज़न तो एक माध्यम है, हम तो किसी दुकान से मंगवा रहे हैं। तो जब हम कॉल करते हैं तो क्या वो दुकानदार के पास कॉल लगता है? नहीं, वो कॉल अलग से दूसरी जगह पर लगता है जो ट्रैक करके बताता है कि आपका सामान कहाँ है, समझे? तो वो उसी बिज़नेस पास नहीं, ये काम भी दूसरों को दिया गया होता है कि ये तुम ही करो।
बिजनेस खुद नहीं करती है, क्योंकि वो लोग इसमें माहिर है कि कस्टमर को हैंडल कैसे करना है। अब जिन कॉल सेंटर को वो हायर करती है उनको बीपीओ कहते हैं, है ना। तो बीपीओ या कॉल सेंटर क्या है? वह क्षेत्र है जहां कंपनियां अपने ग्राहकों की सहायता का, ठीक है, ग्राहकों की सहायता का काम आउटसोर्स कर देती है, मतलब दूसरों को दे देती है। ग्राहक के प्रश्न और शिकायतें इंटरनेट या कॉल के माध्यम से प्राप्त होती है और वहीं बैठा व्यक्ति उन्हें हल करता है। कभी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने जियो एयरटेल में कॉल लगा दिया, ठीक है, तो क्या एयरटेल पास कॉल लगता है? नहीं, एयरटेल ने अलग से कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, और वो लोग आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं और उस हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये कहता है मेरे दोस्त, अब ये कहता है आपको, अब ये आपको क्या बोलता है, अब ये आपको जो है बोलता है, ठीक है, कि अमेरिका में और यूरोप में कस्टमर को बहुत किंग समझा जाता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में कस्टमर केयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे संभालने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंटरनेट के विकास और सस्ते श्रम के कारण वह काम अक्सर भारत जैसे देशों में किया जाता है। इससे युवा पीढ़ी को रोजगार के कई अवसर मिलते हैं। अब देखो क्या है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, ठीक है? और उनका मेन होता है कि हम अपना बिज़नेस करेंगे, हम कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग अपना काम इंडिया वाले लोगों को दे देता है कि तुम लोग इसको देखो, ठीक है? तुम लोग इसको देखो। अब वो लोग अमेरिका, यूरोप का काम इंडिया में आ रहा, लोग कर रहे, तो उनको भी रोज़गार मिल रहा, है ना? उनको भी रोज़गार मिल रहा और जो लोग कमा नहीं पा रहे थे, लोग पार्ट टाइम जॉब करके अपना कमाते भी है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि इंटरनेट के विकास और सस्ते श्रम के कारण, क्योंकि यहाँ सस्ते रेट पे उनको काम करने वाले लोग, अमेरिका के लोग कम पैसे में काम नहीं करते, यहाँ के लोग कम पैसों में भी काम कर लेते हैं। तो इसलिए बोल रहा है सस्ते श्रम के कारण यह काम अक्सर भारत जैसे देशों में किया जाता है। इससे युवा पीढ़ी को रोजगार के कई अवसर मिलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है केपीओ, ठीक है, यानी कि ज्ञान प्रक्रिया। अब देखो उसमें था हम लोग सेवा का कर रहे थे, ठीक है, बीपीओ में था कॉल सेंटर वाला, अब आ रहा है केपीओ, ठीक है। तो देखो केपीओ का मतलब क्या है? केपीओ का मतलब ऐसे कार्यों को संगठन के बाहर के विशेषज्ञों से कराना जिनमें उच्च स्तरीय ज्ञान और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, ठीक है। इसका उद्देश्य व्यवसाय को सफल और कम लागत में चलाना है, ठीक। अब जैसे पता है तुमको, कई एजेंसी होती है जो लॉस मेकिंग कंसल्टिंग कंपनी बोलते हैं उसको, ठीक है, कंसल्टेंसी कंपनी। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, एजेंसी होती है जो ना लॉस में जो बिजनेस चल रही है उनको कंसल्टेंसी देती हैं, सजेशन देती हैं, एडवाइस देती हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा, ठीक है, हमारी बात मानो, तुम्हारा बिजनेस सही चलेगा। तो वो लोग कंसल्टेंसी इसको बोलता है, ठीक है, कि तुम ये काम करो तुम्हारा बिजनेस सही हो जाएगा, ठीक। तो वो लोग ये सेवा देती हैं। अब देखो बीपीओ और केपीओ का अंतर, इसमें प्रक्रिया विशेषज्ञता, ठीक है, बीपीओ में देखो यहाँ ध्यान देना, बीपीओ में जो है प्रक्रिया विशेषज्ञता पे ध्यान होता है, जबकि केपीओ में ज्ञान विशेषज्ञता पर ध्यान होता है, ठीक है। मतलब बीपीओ में काम अच्छे से होना चाहिए, वो दे दिया, ठीक है ना। कहाँ पे? बीपीओ में काम अच्छे से होना चाहिए, उस काम को अच्छे से करना है, यानी कि सेवा पर, है ना, देखा ना, सेवा दिया जाता है। यहाँ पर ज्ञान पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट काम जो है ना उसके लिए क्या करना है, उसका ज्ञान मुझे चाहिए। तो केपीओ में ज्ञान दिया जाता है। सार, केपीओ बीपीओ का उच्च स्तरीय रूप है जहां केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये पढ़ो क्या बोल रहा है। केपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान आधारित है ना। मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया की कुशलता में तुलना, व्यापारिक कुशलता प्रदान करते हुए ग्राहक के लिए मूल्य का सृजन करना। मतलब केपीओ का दिमाग होता है ना कि हम लोग कम खर्चा में और सही प्राइस में कस्टमर के लिए बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। ये कैसे होगा? तो इसके लिए दिमाग लगाना होगा, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने लागत में कमी कर सकते हैं, कैसे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट, पूरा दिमाग लगाना होगा। तो जिसके पास ये ज्ञान होगा केवल वही कर सकता। और केपीओ क्या है? ज्ञान आधारित है ना, वही चीज। दूसरा, केपीओ जो है कुशलता को बढ़ाता है, ठीक है, और लागत कम करके बचत में सहायता होता है। इससे अब देखो प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट, लागत कम होगा ना तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। कैसे? मान के चलो तुम्हें प्रोडक्ट बनाने में जो है 10 रुपए लगते थे, और तो तुम इसको 10 में तो बेचोगे नहीं, 15 में बेचोगे। लेकिन अब वही प्रोडक्ट तुम 5 रुपए में बना रहे, तो जाहिर सी बात है ना 10 रुपए में बेचोगे।
तो 5 रुपए तो सस्ता हुआ ना। इसीलिए अगर प्रोडक्ट का खर्चा कम होता है, प्रोडक्ट सस्ता ऑटोमेटिकली, यानी कि प्रोडक्ट को, उत्पाद को बनाने की लागत कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाता है। ठीक है, केपीओ प्रक्रिया विशेषज्ञता, ठीक है, केपीओ प्रक्रिया विशेषज्ञता की अपेक्षा ज्ञान विशेषज्ञता पर बल देता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ज्ञान पे बोला ना, इसमें मेन फोकस होता है कि हम लोग ज्ञान पे, कि बढ़िया से इसको काम करना, ये दिमाग लगाओ। ठीक है, केपीओ जो है बीपीओ का अगला कदम है, वह क्षेत्र की सफलता का परिणाम है। ठीक है, अब क्या है, बीपीओ व केपीओ एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न का मतलब क्या होता है? स्थानापन्न का मतलब कि अगर बीपीओ नहीं किया तो केपीओ कर लेंगे, केपीओ नहीं किया तो बीपीओ कर लेंगे। होता नहीं है, चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लेंगे, ये नहीं कर सकते हो। केपीओ और बीपीओ दोनों के दोनों जरूरी है, क्योंकि एक प्रक्रिया आधारित है, एक ज्ञान आधारित है ना। तो ये दोनों जरूरी है, तुम इन दोनों को मिला नहीं सकते हो कि केपीओ नहीं कर रहे हैं, केपीओ से काम नहीं बनना तो बीपीओ करके हम अपना बिजनेस चला लेंगे, नहीं, दोनों को आपको करना होगा। ठीक है, अतः दोनों ही क्षेत्र प्रचलन में रहेंगे। ठीक है, केपीओ के अंतर्गत अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि हमें क्या करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगा। मतलब जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट उत्पाद की लागत कम करनी है, तो इसमें पहले से डिसाइड नहीं होता है कि हमें यही करने से हमारी लागत कम होगी। ये लोग करके देखते हैं, है ना, ट्राई सुने हो कि करके देखते हैं, होगा तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लोग इस पे बिलीव करते हैं कि हम लोग करके देखते हैं ना, हो गया तो रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, केपीओ जो है शिक्षित और विद्वान लोगों को एक वैकल्पिक करियर उपलब्ध कराता है। ठीक है, और भारत में बीपीओ की सफलता के फलस्वरूप ही केपीओ क्षेत्र का, क्योंकि कॉल सेंटर यहाँ बहुत चलता है तो इसीलिए केपीओ भी अब ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या बोला, स्थानापन्न नहीं है, मतलब बीपीओ की जगह केपीओ, केपीओ की जगह बीपीओ सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो सकता, दोनों इस्तेमाल होंगे एक व्यवसाय में। ठीक है, इसीलिए अब ये एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये खुद से रीड कर लेना, ये HW इसमें क्या ही बताऊं मैं। ये कुछ सेवा बोल रहा है कि केपीओ कौन कौन सी सेवा देती है और बीपीओ कौन कौन सी सेवा देती है। हालांकि एक बार मैं रीड भी करवा देता हूँ। ठीक है, तुम अगर पढ़ोगे यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो, केपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं तो शोध व विकास। ठीक है, बीपीओ जो है फैक्टरिंग सुविधा देती है, ये व्यवसायिक और तकनीकी विश्लेषण, सौदागर बैंकिंग सेवाएं देती है, सजीव चित्र डिजाइन, है ना, कि ऐसा प्रोडक्ट है तो इसका डिजाइन ये ज्यादा बढ़िया होगा, हम लोग प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ केवल ज्ञान का है। ठीक है, केपीओ में क्या, सब ज्ञान के आधारित पे, तो देखो ना, सब ना प्लानिंग प्लॉटिंग होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उधर डायरेक्ट सेवा दिया जाएगा, उधर देखो सारा सेवा है ना, कुरियर दे रहा है, ग्राहक सहायता सेवा, इधर सेवा सेवा, इधर केवल ज्ञान पे है सब कुछ। ठीक है, जिसको ज्ञान होगा वही केवल केपीओ का काम कर सकता है। तो देखो सारा कुछ वही है। ठीक है, लेखन एवं विषय वस्तु विकास, कानूनी, तो जिसको कानून का ज्ञान होगा वही कानून का काम कर पाएगा। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण मतलब स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैटिस्टिक्स आएगा वही ये कर पाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, ये चीज। बीपीओ और केपीओ में अंतर है। ठीक है, तो बीपीओ और केपीओ में अंतर क्या है, तो देखो यहाँ पर रीड कर लो एक बार, मैं तुमको करवा देता हूँ, रीड पढ़ लो। ठीक है, तो बोल रहा है कि बीपीओ के अंतर्गत, ठीक है, किसी समस्या को हल करने के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग दिया गया है। बीपीओ में पहले से बता दिया गया होता है। ठीक है, कि कस्टमर ये पूछेगा तो उसको क्या जवाब देना है, मतलब ये प्रॉब्लम आई तो इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये हमें पता होता है, किसमें, बीपीओ में। इसमें पहले से पता नहीं होगा, करके देखेंगे, हुआ तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो केपीओ के अंतर्गत अंतिम निर्णय तक पहुंचने का कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता, यह संबंधित व्यक्ति को स्वयं ही निर्धारित करना होता है। पहले से डिसाइडेड नहीं है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, बीपीओ के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ज्ञान तथा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कॉल सेंटर का ज्यादातर काम होता है तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको यूएस का कस्टमर से भी डील करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर केवल ज्ञान। ठीक है, तो केपीओ के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को विशेष ज्ञान, मनोवृत्ति, उसको काम का अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज्यादा ज्ञान चाहिए, यहाँ केवल अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है विशेषज्ञता पर आधारित होता है और ये प्रक्रिया विशेषज्ञता की अपेक्षा ज्ञान विशेषज्ञता पर आधारित होता है। सर दोनों में अंतर तो इसमें है
कि आप ये काम बार बार कर रहे हो इसीलिए आपको आ गया। यहाँ पर अलग अलग काम में आपका ज्ञान होना चाहिए, समझे ये चीज। चलो अब निष्कर्ष पढ़ लेना, ठीक है, ये खुद से एक बार। हालांकि क्या है, रीड कर लो, मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। पढ़ो क्या बोलता है कि एपीओ प्रक्रिया में सबसे सामान्य बात प्रक्रिया पारदर्शिता होती है। बाहरी संस्था यह नहीं जान पाती कि कौन से निर्णय किसके द्वारा लिए गए। वे अनौपचारिक सामाजिक प्रक्रिया के ऊपर अधिक विश्वास रखती है, ठीक है। इसको हटा दो। चलो अब आता है एटीएम। सर क्या बात करते हो, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ वो तो पता है। एटीएम क्या है, एक मशीन होता है जहां हम जाते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। 24 घंटा चलती है, जब भी जरूरत जाओ एटीएम कार्ड डालो, पैसे निकाल लो, बात खत्म, है ना। तो देखो एटीएम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे आप 24 घंटे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है, पैसा निकाल सकते हैं, चेक उसमें जमा कर सकते हैं, चेक से पैसा ये खुदरा करा सकते हैं, और भी अलग अलग प्रकार की बैंकिंग सेवाएं। बैंक का बैलेंस जान सकते हैं, पिन एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। एटीएम में कार्ड और पिन डालकर ही लेन देन किया जा सकता है। मशीन एक समय में निश्चित राशि ही देती है, जैसे कि फिक्स है ना। तुम एटीएम में कार्ड डालोगे, पिन डालोगे, पैसा निकल जाएगा, लेकिन एक बार में 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो वही चीज है, ठीक है। अब बोल रहा है क्रेडिट कार्ड। देखो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, वैसा ही एक कार्ड देती है बैंक, ठीक है। आप अप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। वो क्रेडिट कार्ड होता है कि आप समझो क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड है ना, आप अभी खरीदो, आपको अभी तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं। मान लो आपको एक लैपटॉप लेना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपके पास सैलरी बैंक में पैसे नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट दिया होता है, ठीक है, कि 1 लाख 2 लाख इतने की खरीदारी आप इससे कर सकते हो। आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लैपटॉप खरीद लिया 60,000 का, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो क्रेडिट कार्ड में लिमिट जो है 1 लाख की थी, ठीक है, और आपने 60,000 का लैपटॉप खरीद लिया। आपके पास अभी पैसे नहीं थे, बचे कितने, 40,000 बचे। तो सर ये पैसा देना नहीं पड़ेगा उसको, ये फ्री में बैल, पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये जो 60,000 है ना, ये आपको बाद में पेमेंट करना होगा, ठीक है, मतलब कुछ दिन के बाद में, ठीक है, कुछ दिन बाद पेमेंट करना होगा। इस ये क्रेडिट कार्ड आपको ये सुविधा देती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपको ये सुविधा देती है कि आप अभी खरीद लो, जब आपके पास पैसे आए इतने दिन के बाद आप पैसे क्रेडिट कार्ड में डाल देना। मतलब समझो आपने किसी दोस्त से पैसे लिए, उससे सामान खरीदा, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप उसको उतने दिन में लौटा दोगे, ठीक है। अब आपने एक ओवरड्राफ्ट सुना होगा, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, है ना। आपने ओवरड्राफ्ट सुना होगा जिसको अधिविकर्ष बोलते हैं। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट आपको करंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है। किसमें, ये आपको जो है करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी दी जाती है। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको दी जाती है ना। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है, जिसमें क्या, बिजनेसमैन लोगों को, ठीक है, कि आप ना बैंक यहाँ पे सुविधा देती है कि मान लो आपके बैंक में 7 लाख रुपए है, ठीक है, आपके बैंक में मान लो बिजनेसमैन को बोलती है कि 7 लाख रुपए है। अब आप बिजनेसमैन आदमी हो, आपको जरूरत पड़ सकती है कभी ज्यादा पैसों की, आपको ना हम अपनी तरफ से 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपने बैंक में से, भले आपके पास 7 लाख है लेकिन आप इस्तेमाल 9 लाख कर सकते हो। ये हमारी तरफ से छोटा सा लोन समझो, ठीक है, हम आपके बिजनेस करने में मदद करना चाहते हैं। तुम बोलोगे वाह। और कभी आपने 2 लाख एक्स्ट्रा यूज कर लिया, ठीक है, तो वो आपको बैंक को बाद में लौटाने पड़ते हैं, इस पे ब्याज लगता है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगता है अगर आपने इस्तेमाल किया तो, ठीक है। तो ये वही चीज है, मतलब ये जो आपने यूज किया ना, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से आप अभी सामान खरीद सकते हो और कुछ दिन में उसको पेमेंट कर दो। अगर आप पेमेंट से ज्यादा लेट करोगे तो उस पर धीरे धीरे ब्याज लगता जाएगा, क्योंकि इसने तो आपको एक प्रकार का लोन दिया है, और लोन पे हर किसी भी तरह का लोन हो उस पर ब्याज लगता ही लगता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट की ही एक फैसिलिटी है, ठीक है। तो देखो यह रोकड़ का विकल्प है और दैनिक भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कार्डों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है, ठीक है। यह बहुउद्देशीय और सुरक्षित उपकरण है, ठीक है। बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे कामों में यूज होता है और सुरक्षित उपकरण है।
इस्तेमाल में आसान, कहीं भी ले जाने योग्य, बड़ी संग्रहण क्षमता वाला होता है, मतलब इसमें बोला ना लिमिट होता है। एक कार्ड होगा एटीएम जैसा ही होता है जिसमें लिमिट होता है, आप 2 लाख 3 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हो, बस बाद में आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप उस फिक्स टाइम तक में 30 दिन के बाद 40 दिन बाद बैंक बता देती है, अगर आप 30-40 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं कर पाए तो ब्याज लगना चालू होगा, ठीक है? फिर बैंक फाइन मारेगी, पेनल्टी मारेगी, क्योंकि बैंक ने आपको तो एक छोटा सा लोन दिया है ना? तो वही बोल रहा है ये मेरे दोस्त, ठीक है? तो देखो, कार्ड पर कार्ड धारक की फोटो, हस्ताक्षर, बैंक का नाम, पता तथा उपयोग की अवधि लिखी होती है। फोटो वोटो नहीं होता है, उस पे बैंक का नाम होता है, कब तक ये कार्ड मान्य है, मतलब कभी ये कार्ड खराब हो जाएगा, आपको दूसरा कार्ड लेना होगा, वो सब लिखा होता है। इसका उपयोग जो है नकद भुगतान के बिना, मतलब बिना कैश दिए, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, पहचान सत्यापन और अन्य लेन देन में किया जाता है। मतलब सीधी बात, आप कहीं पर गए, आपके पास कैश नहीं है, आप इसके इस्तेमाल से अपना खर्चा कर सकते हो, बाद में आप इसमें पैसे डाल देना, ठीक है? बात खत्म। फिर आता है आपका डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड देखो सिंपली ये एटीएम ही है, समझो, ठीक है? तो ग्राहक क्रेडिट या डेबिट कार्ड या व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से सामान या सेवा का भुगतान सीधे विक्रेता के खाते में कर सकता है, ठीक है? पीसी आधारित भुगतान में ग्राहक अपने कंप्यूटर पर जानकारी दर्ज करता है और बैंक का कंप्यूटर उसे वांछित राशि प्राप्तकर्ता के खाते में हस्तांतरित कर देता है। यह सुविधा घर बैठे बिल भुगतान करने की अनुमति देती है और समय श्रम की बचत। देखो, आपने कार्ड लिया, कार्ड पे नंबर होता है, बैंक या वेबसाइट पे जाओ, कार्ड का नंबर डालो, कितना पेमेंट करना है, अमाउंट अमाउंट डालो और पेमेंट कर दो, बात खत्म। उस कार्ड के जरिए आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, ये चीज है, ठीक है? एटीएम जैसा बिल्कुल। अभी स्मार्ट कार्ड, तो स्मार्ट कार्ड कुछ नहीं भैया, एकदम सिंपल है, ठीक है? तो ये छोटा सुरक्षित उपकरण है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी चिप लगी होती है जो उपयोगकर्ता का डेटा स्टोर करती है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, ठीक है? इसका उपयोग जो है बैंकिंग, रिटेल और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में होता है। स्मार्ट कार्ड विभिन्न रूप में उपलब्ध है, जैसे क्रेडिट कार्ड है ना। अब जैसे देखो, स्मार्ट कार्ड जितने भी कार्ड है, ठीक है, जितने भी कार्ड है, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब एक प्रकार के स्मार्ट कार्ड है, क्योंकि देखोगे इनमें चिप होती है। आप जाओ एटीएम से इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें आपका पैसा रखा हुआ डिजिटल फॉर्म में है ना, डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब इसीलिए स्मार्ट कार्ड बोली जा रही है कि बिना किसी भी देरी के, बिना किसी भी चीज़ के आप इसका इस्तेमाल पूरा का पूरा सेवा का लाभ ले सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर ये आपका चैप्टर होता है खत्म। सारांश देखो, गृह कार्य यही है मेरे दोस्तों कि जो पढ़ाया है, एक बार इस पूरे पीपीटी को प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में भी आपको नोट्स दे रखे हैं, आप रीड करिएगा, आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सॉरी, नॉट गुड डे, अब जब भी देखो गुड डे, गुड नाइट उस हिसाब से, ठीक है? तो बाय बाय, मैं चला।